नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ओपनिंग बज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिड वीक सेशन है, बुधवार का सेशन है और क्या आज बाजार में तेजी देखने को मिलेगी ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल का बाजार हमारे लिए कमज़ोर था। हमने कल गिरावट के साथ बाजार की क्लोजिंग देखी और आज हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से जो सेटअप है वो अच्छा नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी हल्की फ्लैट सी ओपनिंग की शुरुआत दे रहा है, लेकिन यूएस के मार्केट्स कल 4 दिन की गिरावट के बाद पहली बार मजबूती के साथ बंद हुए हैं। तो इन सारे सेटअप के बीच में क्या आज हमारे मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दुनिया भर में आप देखेंगे जो ट्रेड टेंशन्स हैं वो ईज ऑफ हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो उसका इंपैक्ट क्या हमारे मार्केट्स में भी आज दिखेगा, इसका जवाब हम आपको इस शो में देने की कोशिश करेंगे। पहले जरा ये देखिए कि आज कल हमारे मार्केट किस तरह से बंद हुए थे, फिर आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत किस तरह के हैं और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इन सब पर बातचीत करेंगे। पहले मंगलवार का बाजार यानी कि कल बाजार में किस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली। 2 दिन से लगातार हम तेज थे। शुक्रवार को हमारे मार्केट्स ऊपर थे, सोमवार को भी हमने तेजी बनती हुई दिखी। 400 पॉइंट के आसपास की जो तेजी हमने निफ्टी में बनती हुई दिखी थी, कल उस पर लग गया विराम, कल उस पर एक ब्रेक लग गया और 24,850 के नीचे जाकर कल हम बंद होते हुए नजर आए निफ्टी की जहां तक बात है। वैसे अगर आप देखें, कमजोर शुरुआत हुई, नीचे गिरे, उसके बाद रिकवर हुए। एक समय हमने 25,000 का लेवल भी पार कर लिया था, 25,062 ये हमारा इंटरडे हाई था कल के सेशन में। वहां से आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा 24,850 के नीचे बंद हुए तो ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट लेकर या वहां से फिसल कर हमारे मार्केट्स जो है वो बंद होते हुए दिखे। नेट जो क्लोजिंग हमारे सामने आई, 250 पॉइंट निफ्टी, सेंसेक्स 625 अंक और करीब 250 अंकों की गिरावट लेकर बैंक निफ्टी में कल हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी। निफ्टी के 40 शेयर कर लाल निशान में बंद हुए। दिग्गजों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका गिरावट में पॉइंट वाइज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, यानी कि निफ्टी को ये नीचे खींचने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे थे। परसेंटेज वाइज देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, ये निफ्टी के लूजर्स थे परसेंटेज वाइज। आप देखें सपोर्ट कहाँ से आ रहा था, जियो फाइनेंशियल कल टॉप गेनर था निफ्टी का। खबर आई थी ब्लैक रॉक को लेकर के साथ इनका जो म्यूचुअल फंड कारोबार है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, ट्रेंट, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी में गेनर्स की भूमिका निभा रहे थे। इंडेक्स वाइज आ जाइए, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, तेल, गैस, टूरिज्म, ये इंडेक्स कल के सेशन में पिटते हुए दिखे। मजबूती कहां थी या फिर सपोर्ट कहां से आ रहा है, डिफेंस लगातार 5वें दिन मजबूत था ये सेक्टर। पीएसयू बैंक, रियल्टी, एमएनसी और फार्मा इंडेक्स में भी कल हमने मजबूती बनती हुई दिखी। रशाकशी थी तेजड़ी और मंदड़ियों के बीच में, 1412 शेयर चढ़े और 1462 शेयर कल के सेशन में गिरते हुए दिखे। अच्छी बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्की सही 1/4% तक की बढ़त के साथ कल के सेशन में बंद होने में कामयाब रहे। अब आइए स्टॉक स्पेसिफिक। नतीजों का सीजन चल रहा है तो नतीजों के बाद बेयर क्रॉप साइंस नंबर अच्छे थे, 4% मार्जिन बढ़ा, 10.5% से ज़्यादा स्टॉक उछल गया, लेकिन टीटी के प्रेस्टीज ये मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई, 6% गिरकर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इनका ऑर्डर रद्द हुआ, कंपनी ने सफाई भी जारी की, उसके बावजूद 6.5% की गिरावट लेकर स्टॉक बंद हुआ। उसके साथ साथ आप देखिए ब्रेन बीस, कल ये कंपनी घाटे में आई, घाटा इनका बढ़ता हुआ दिखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने छापेमारी की, 90 लाख का सामान भी जब्त किया, 6% ये स्टॉक भी टूटता हुआ नजर आया। और जियो फाइनेंशियल, जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड कारोबार को मंजूरी मिली सेबी से, 4% के आसपास की तेजी लेकर डे हाई के आसपास जाकर हमने जियो फाइनेंशियल में कल के सेशन में क्लोजिंग बनती हुई दिखी। आज हमारे मार्केट्स के लिए ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत है, पूरा सेटअप किस तरह का है, यूएस में कैसी क्लोजिंग हुई, 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद यूएस के मार्केट्स कल खुले हैं तो कैसी वहां पे शुरुआत हुई, कैसी क्लोजिंग हुई, ये सब समझते हैं। नरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए किस तरह का सेटअप है, 3 दिन के बाद यूएस में किस तरह का कारोबार हुआ। गुड मॉर्निंग संदीप। मेमोरियल डे के मौके पर कल यूएस के बाजार बंद थे और आज जब 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद खुले हैं तो यूएस के मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट्स में कल 2.25% से 2.5% की तेजी कल देखने को मिली थी। आपको बता दें कि जो ट्रंप ने ईयू पर 50% टैरिफ लगाने की जो घोषणा की थी उससे पहले उसी दौरान यूएस मार्केट करीब बंद हुए थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने इस टैरिफ को जो है टालने का फैसला भी तुरंत ले लिया था। हालांकि उस समय यूएस मार्केट बंद थे और इसका असर कल यूएस के मार्केट्स के कारोबार पर देखने को मिला। यूएस में 4 दिन की बड़ी गिरावट थमी और डाउ जोन्स 741 अंक चढ़कर बंद हुआ। वहीं यूएस में मई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े भी अनुमान से बेहतर रहे हैं। वहीं इलॉन मस्क ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपना फोकस पॉलिटिक्स से हटा रहे हैं और उनके इस बयान के बाद से टेस्ला के शेयर में 7% की कल गिरावट देखने को मिली। वहीं एशिया बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। निक्के तकरीबन 0.5% ऊपर और हैंग सेंग 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं ट्रंप के टैरिफ चलने से जो यूरोप के मार्केट्स हैं उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है। डेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
वहीं अगर यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये 4 बीपीएस गिरकर 4.44% पर आ गई है। ईयू के टैरिफ टलने से डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है और ये $100 के करीब पहुंच गया है। वहीं ओपेक की बैठक अभी होनी है, जिसमें क्रूड का उत्पादन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। और क्या फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है, इसका असर क्रूड की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। क्रूड पे फिर से प्रेशर बन गया है और ये $65 प्रति बैरल के नीचे फिसल गया है। वहीं सोने में भी गिरावट देखने को मिल रही है और दूसरे दिन गिरकर $3310 प्रति औंस के पर पहुंच गया है। वहीं चांदी भी $33.5 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेशी बाजारों में अमेरिकी और जो यूरोप के बाजार हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है और यूएस जो एशियाई बाजार है उनमें भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। यूएस 4 दिन की गिरावट के बाद उभरा है, पॉजिटिव क्लोजिंग वहां हुई। यूरोप के मार्केट्स आप देखिए डैक्स तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा और एशिया भी मिला जुला है। केवल हैंगसेंग को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आएगी। आज निकेई यानी कि जापानीज मार्केट में देखेंगे तो करीब आधे % के आसपास की आपको बढ़त नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि हैंगसेंग जो कि ½ % नीचे था, अब वहां पर भी 1/4% के आसपास की कमजोरी बची और शांघाई जो कि लाल निशान के साथ खुला था, अब वहां पर भी हल्की सही लेकिन ग्रीन टेरिटरी यानी कि मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बहुत धन्यवाद नरेंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। चलिए, कल हमारे मार्केट्स गिरकर बंद हुए तो आज एक सेटअप है कि हम वहां से एक बाउंस बैक करें। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं। आंकड़े किस तरह के हैं, एफआईज के, डीआईज के और बाकी घरेलू संकेत किस तरह के हैं वो भी आपको बताए थे, क्योंकि विदेशी संकेत तो आपने समझ लिए। कल एफआईज की 350 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी का नंबर हमने देखा और डीआईज की ओर से देखिए 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो खरीदारी का नंबर है वो हमने बनता हुआ दिखा है। कल कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी, जिसमें आप इंडिगो की ब्लॉक डील की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि जो राकेश गंगवाल हैं और उनका जो फैमिली ट्रस्ट है उनकी ओर से बिकवाली हुई, इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ एफआईज की ओर से खरीदारी हुई है, वो नंबर आपको यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। और डीआईज के भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ खरीदारी के नंबर्स आए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास में भी, इंडिगो में भी देखना होगा कि किस तरह का रुझान देखने को मिला। तो नेट देखा जाए तो जो कल के आंकड़े हैं एफआईज डीआईज के, उनमें काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, जिसके बाद आपको नंबर समझने होंगे। वायदा बाजार की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको समझ आएगा कि एफआईज का रुझान किस तरह का है या फिर वो किस तरफ टिल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे कल 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली उनकी ओर से बनी और इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे गए हैं 18,700 करोड़ के। अब ये हेजिंग चल रही है, ओवरऑल इंडेक्स में बिकवाली चल रही है, तो इसके क्या मायने हैं? क्या एफआईज भारतीय बाजारों को लेकर अपना रुख बदल रहे हैं? क्या उनकी नरमी की तरफ पोजीशन जारी है? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। 2315 करोड़ रुपए की कल हमने बिकवाली बनती हुई दिखी और स्टॉक ऑप्शंस में भी खरीदारी हुई। तो जहां इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में वो बिकवाली कर रहे हैं, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस में खरीदारी बनती हुई दिखी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं और उनको ऑप्शन साइड में जाकर हेज किया जा रहा है। नेट नंबर आपको 16,888 करोड़ रुपए की खरीदारी का आएगा नज़र, लेकिन इन आंकड़ों को थोड़ा डीप डाइव करके देखना होगा, समझना होगा कि कैसी इन नंबर्स की दशा दिशा है। घरेलू संकेतों की ओर आइए। डॉलर रुपी यानी कि हमारा जो रुपया है, कल के सेशन में देखेंगे तो 24 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ। 85.09 ये हमारा सोमवार का लेवल था। मंगलवार यानी कि कल की क्लोजिंग हुई 85 रुपये 33 पैसे पर। तो 24 पैसे की कमजोरी यहाँ पर बनती हुई दिखी। डॉलर इंडेक्स सर्ज किया है, अभी हमें नरेंद्र बता भी रहे थे। तो देखना होगा कि आज रुपये की शुरुआत कैसी होती है। और उसके साथ साथ आप देखिए एफडीआई इनफ्लो, कल ये भी नंबर आता हुआ दिखा है। FY25 की अगर आप बात करें, जो पिछला वित्त वर्ष था, उसमें एफडीआई इनफ्लो में 14% की हमने बढ़त देखी है। $81 बिलियन का जो नंबर है वो हमें आता हुआ दिखा है। सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा 19% की ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है। तो एफडीआई इनफ्लो के लिहाज से भी देखें तो नंबर ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है तो वो है मॉनसून का अपडेट। जून में अगर आप देखेंगे, कल मौसम विभाग की ओर से अपडेट निकल के सामने आया कि अबव नॉर्मल, सामान्य से ज़्यादा बारिश रहने का अनुमान है। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 108% बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की ओर से यानी कि आईएमडी की ओर से कल जारी किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एफडीआई इनफ्लो का नंबर भी ठीक है, रुपया केवल कमजोर है। एफआईज डीआईज के भी खरीदारी के नंबर आते हुए दिखे, हालांकि वायदा बाजार में कुछ बिकवाली हुई है। तो नेट देखा जाए सेटअप हमारे लिए आज पॉजिटिव, ठीक ठाक या फिर स्टेबल ही नजर आ रहा है। कुछ नेगेटिव ना निकल के सामने आए तो एक बाउंस बैक के लिए हम तैयार हो रहे हैं। चलिए, ये बाउंस बैक कितना टिकाऊ हो सकता है, आने की संभावना कितनी है, ये हम समझते हैं। हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड सारे व्यूअर्स को, संदीप जी। सर कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सुबह उठ के आने में आपको? प्रॉब्लम तो हुआ नहीं सर, अभी हैबिट हो रहा है और दिल तो कहता है कि सारी रात सोए नहीं, अभी मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, अभी मुझे जाने दो। नहीं आप सर थोड़ा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सुबह जितना आप एफर्ट करके हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मेरी तो आपसे गुजारिश यही है कि थोड़ा अगर आप जल्दी सोने की कोशिश करेंगे तो आप वैसे तो तरोताज़ा लग ही रहे हैं सर एज एवर, और भी ज़्यादा हमारे लिए ताजगी के साथ आएंगे तो और भी मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ बेटर कॉल्स, बेटर जो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाने में मदद कर सकते हैं। बहरहाल सर संकेत, हाँ सर संकेत जो हैं वो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अभी मेरे सहयोगी नरेंद्र जुड़े थे, वो बता भी रहे थे कि यूएस में 4 दिन की गिरावट थमी है, यूरोपियन मार्केट्स अच्छे थे, डैक्स तो रिकॉर्ड हाई पर है, एफआईएसडीएस की ओर से खरीदारी का नंबर है, केवल वायदा बाजार में कुछ इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स को लेकर उनकी बिकवाली के नंबर आए हैं। ओवरऑल सर सेटअप कैसा लग रहा है कल की गिरावट के बाद? क्या एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है आज? सर लगातार मैं लास्ट 2 हफ्ते से एफआईआई एंड डीआईआई का एक्टिविटी चेक कर रहा था, तो आज से 4 दिन पहले का एक ट्रेंड था, एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग। तो ऐसा ट्रेंड चल रहा था। लास्ट 2 दिन हमने देखा कि बाई हुआ, कल फिर से सेलिंग ही हुआ मैक्सिमम। सो अभी ना एफआईआई लोग भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करें। अब देखेंगे कल का जो डेटा ओवरऑल आ रहा है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हेजिंग हुआ है। सो एज पर द निफ्टी को ही अगर हम देखेंगे कि 25,000 के ऊपर बहुत टाइम से सस्टेन नहीं हो रहा है। एक दिन 25,000 के ऊपर आया था, वो भी टिक नहीं पाया, फिर से नीचे फिसल गया। अभी देखेंगे डाउन साइड पे 24,500, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, 24,500 अगर इसके नीचे मार्केट एक डेली क्लोजिंग देता है, उस केस में मार्केट खराब होगा। मार्केट 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो एक रेंज बना के ट्रेड हो रहा है। 24,500 से लेके 25,000 के बीच में एक रेंज बाउंड अभी ट्रेडिंग चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर लगता है। मुझे लगता है कि 54,500 का एक जोन है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो बैंक निफ्टी खराब होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूं। फिलहाल आप सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट को देख लीजिए, मॉनसून आ गया, आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया, रेट कट हो गया, जो भी न्यूज है ऑल पॉजिटिव है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मार्केट को ना वो एक न्यू ट्रिगर नहीं मिल रहा है कि यहाँ से फ्रेश एक 25,500 वाला रैली, 26,000 वाला रैली, वो नहीं मिल रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी एक तरफ मार्केट पहले मूव करे, या तो 25,000 के ऊपर या 24,500 के नीचे, तो उसके बाद जाके हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिलहाल अभी बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। अभी तो सर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं कि आपको पैनिक करना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता हूं। तो मतलब 24,500 के नीचे और 25,000 के ऊपर बंद होना, क्लोजिंग अहम है। ये सर डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार लास्ट 8 से 10 दिन आप देखेंगे यही ट्रेंड, यही रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 25,000 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, अगर सस्टेन होता है तो उस केस में हम और भी ज्यादा बाइंग एक्टिविटी और इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप कह रहे हैं कि बाजार में हर डिप पर आप खरीदारी करें, यानी कि गिरावट पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी लेकर चलें, यही आपके लिए बेटर रणनीति होगी जब तक निफ्टी पर 24,500 नहीं टूट जाता और 54,500 आपको बैंक निफ्टी पर टूटता हुआ नहीं दिखता है। तो फिलहाल के लिए एक रेंज में है मार्केट, लेकिन आपको डिप्स पर खरीदारी ही करनी चाहिए। ये फिलहाल आपके लिए संकेत निकल के सामने आ रहे हैं जहाँ तक मार्केट की बात है। सर बहुत सारे अगर हम देखें तो स्टॉक्स भी लाइमलाइट में रहेंगे, फोकस में रहेंगे, क्योंकि अर्निंग सीजन चल रहा है। तो पहले मैं कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा नतीजा जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आया वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का। नंबर्स अच्छे आए हैं सर, इनका जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो भले ही घटकर आया, लेकिन बाजार जितना घटकर मान रहा था उससे कम घटा है। 9% की हमने गिरावट यहाँ बनती हुई दिखी, 70,019 करोड़ का नंबर बनता हुआ दिखा। टोटल AP यानी कि जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है उसमें भी 3% की गिरावट है, लेकिन बाजार जितना मान के चल रहा था उससे कहीं कम यहाँ पे गिरावट बनती हुई दिखी। रिटेल AP 9% गिरा, और यहाँ पे भी आप देखें 11,000 के आसपास बाजार मान के चला था, 13,606 करोड़ का नंबर आया। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB ये 14% घटा है, 3,534 करोड़ आया, लेकिन बाजार मान के चल रहा था कि 3,200 करोड़ के आसपास का नंबर आएगा। और मार्जिन भी आप देखिए, बाजार मान के चल रहा था 18.9% आएंगे, 18.8% के आए। तो केवल एक मार्जिन को आप छोड़ दीजिए जो कि इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है, जो कि बाजार मान रहा था। बाकी तमाम नंबर्स आप देखिए, आपको भले ही डाउन 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 नजर आएगा, लेकिन उतना डाउन नहीं है जितना बाजार डाउन मान के चल रहा था, यानी कि उतने नहीं गिरे हैं नंबर्स जितना बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो नंबर कमजोर हैं, लेकिन
जितनी बाजार की उम्मीद थी उससे बेटर आते हुए दिखे हैं। तो एलआईसी में सर एक बड़े जंप की तैयारी करें आज के लिए? देखिए संदीप जी, अगर हम टॉप से देखेंगे, टॉप से नियर अबाउट 38% नीचे आ गया था। उसके बाद हमने देखा डाउन टाइम फ्रेम में एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है 600 के आसपास। LIC आपने बताया राइट, एट जी जी। सेवेंटी के आसपास अभी चल रहा है। तो 870 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे गुड वैल्यूएशन है, अच्छा वैल्यूएशन है। फंडामेंटल तो कोई प्रॉब्लम मैं नहीं दिखता हूँ। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है इन लोगों का, लास्ट ईयर भी पोस्ट किया। तो मुझे लगता है एक बार 895 इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार 895 इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको यहाँ पे एक बार 925 से लेके 950 तक एक रैली मिल सकता है, लेकिन 895 इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 925 से 950 तक की तेजी। हाँ जी। ठीक है, तो अभी भी वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन 895, एक 25 रुपये और ऊपर जाने दीजिए, वहाँ पर बंद हो जाए 895 के ऊपर, 925 950 तक की जो रैली है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सर आज जिस तरह के नंबर्स आए हैं, हाईली लाइकली है कि इंटरडे में तो पार हो जाएगा। क्लोजिंग का वेट करें 895 की? मुझे लगता है एक बार वेट करना चाहिए। अब नंबर तो अच्छा है, लेकिन 895 इसके ऊपर एक बार सस्टेन करना 30-40 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार वहां से ही हमने देखा था लास्ट टाइम नीचे गिर गया। तो 895 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर 30-40 मिनट सस्टेन करता है, उस केस में मैं यहाँ पे बाई करने को रेडी हूंगा। ठीक है, परफेक्ट है सर। एक और PSU नाम ही है सर, NMDC, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। 1550 करोड़ मुनाफा बाजार रहने का अनुमान कर रहा था, 1500 करोड़ के नीचे का जो नंबर है वो आता हुआ दिखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो रेवेन्यू 8% बढ़े हैं, 6685 करोड़ रहने का अनुमान था, 7004 करोड़ का नंबर जो है वो आता हुआ दिखा है। अबिड्डा 2.5% गिरा है, 2240 करोड़ रहने का अनुमान था, 2500 करोड़ रुपये, 2050 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर पोस्ट किया। और मार्जिन बाजार मान के चल रहा था कि बढ़कर आते हुए दिखेंगे, 32.4% वाले 33.5% पर गिरकर आगे 30% के भी नीचे आते हुए दिखे हैं। तो केवल आप देखेंगे तो आपको रेवेन्यू का नंबर अच्छा नजर आएगा, अच्छा मतलब जो बाजार मान के चल रहा था उसके ऊपर आता हुआ दिखा है। प्रॉफिट कम है जैसे बाजार मान के चल रहा था, अबिड्डा कम आया, मार्जिन तो बहुत ही कम है। तो नंबर्स तो अच्छे नहीं नजर आ रहे सर, रेवेन्यूज़ को छोड़ दें, और खासतौर पे रेवेन्यू मार्जिन टूटा है। तो क्या मान के चलें कि स्टॉक में आज एक निजक रिएक्शन नीचे की तरफ आ सकता है? अब देखिए 70 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी रीजन के कारण 70 के नीचे क्लोजिंग देता है, उस केस में आपको एक बार फिर से 65 एंड 64 का प्राइस यहाँ पे मिल सकता है। 82 के ऊपर और 80 के आसपास एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 80 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रैली होगा। सो बेसिकली एक बार आप वेट कीजिए, 70 अगर कभी भी ब्रेक करता है, उस केस में आपको थोड़ा 64-65 का लेवल मिल सकता है। ठीक है, तो तेज़ी के लिए 82 पार करना अहम है, और अगर 70 टूट गया तो 65 से 64 तक के जो लेवल है वो भी स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारे PSU नाम हैं जिनके नंबर्स आए हैं, जिसमें भारत डायनामिक्स भी है, हिंदुस्तान कॉपर भी है। पहले भारत डायनामिक्स की बात कर लेते हैं। BDL टॉक ऑफ द टाउन है, सारे ही डिफेंस स्टॉक्स, और इनके जो नंबर्स आए हैं सर, नंबर्स अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। इनका जो मुनाफा है 5.5% घटा है, 273 करोड़ के आसपास का नंबर आया। रेवेन्यू जरूर इनके बढ़कर आते हुए दिखे हैं, लेकिन अबिड्डा 5.5% घटा है, और उसके साथ साथ आप मार्जिन देखिए, ये तो आधे से भी कम होते हुए दिखे हैं। 37% का मार्जिन था, 16.83% पर जो मार्जिन है वो आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, जो 854 करोड़ था वो 1777 करोड़ हो गया। तो ये ज़रूर हमने देखा है कि 2.1 टाइम्स बड़ा है। तो रेवेन्यूज़ में हमने जंप बनता हुआ दिखा एज एक्सपेक्टेड, जैसे इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें ना ही इनके मुनाफे में दिखी, ना अबिड्डा में दिखी, और ना ही मार्जिन्स में दिखी हैं। तो आज एक निजक रिएक्शन नीचे आ सकता है सर इन नंबर्स के दम पर। आप क्या सलाह देंगे सर, अगर नीचे मिलता है तो खरीदना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करें? सर मुझे लगता है BDL, मैं इंटायर डिफेंस काउंटर में पॉजिटिव हूँ, लेकिन रिसेंटली जो रैली आया था, इस रैली में आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर रिजल्ट का कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आज आता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना नीचे आ रहा है। लास्ट ईयर 1 जुलाई को ऑलमोस्ट जो लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद हमने देखा कि रिसेंटली बस 2 हफ्ता हुआ है वही लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अभी 1960 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो मुझे लगता है अगर आपको कभी भी यहाँ से 100 रुपया नीचे मिलता है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, क्योंकि वीकली पैटर्न में एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बनाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया और सस्टेन भी कर रहा है 2 हफ्ते से। तो जैसे जैसे पैटर्न होता है उसके बाद रीटेस्ट भी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज के चलते, रिजल्ट के चलते नीचे आता है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। फिलहाल आपको 1 से 2 दिन वेट करना चाहिए।
जैसे आप नीचे मिलेंगे उस केस में आप बाई करके चल सकते हो। उस केस में मुझे लगता है कि सर अगर आपके पास एटलीस्ट 6 से 8 महीना हो ना, ये 2200-2300 रुपये का भी भाव आपको बहुत कम होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 2400 से 2500 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए, बाई करना चाहिए। ऐसे 100 टका नीचे, 150 टका नीचे कभी भी आपको मिलता है तो उस केस में आपको बाई करना चाहिए। उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1650 एंड 1680, एक जोन है, ये नहीं तोड़ेगा। एंड मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ बीडीएल को लेकर, क्योंकि इंटर डिफेंस में जितना रैली हमने देखा है और कमिंग नेक्स्ट 6 से 8 महीना भी ये कंटिन्यू रहेंगे। 6 से 8 महीने में टारगेट आपका होगा 2400 से 2500, स्टॉप लॉस आप रखिए 1650। नीचे अगर मिलता है 100 रुपये नीचे, नतीजों के बाद कोई गिरावट आती है तो फिर आप ज़रूर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए, नंबर्स का रिएक्शन आने दीजिए, उसके बाद नीचे में मिले तो आप ज़रूर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, इसके भी नंबर्स आए, इसके नंबर शानदार हैं सर। मुनाफा आप देखेंगे तो आपको 50% की ग्रोथ नजर आएगी, रेवेन्यू 29% बढ़कर आए, अबिड्डा में भी 19% का जंप हमने देखा। केवल मार्जिन्स हैं जो कि 3% के आसपास का हमने ड्रॉप इस बार बनता हुआ देखा। बाकी नंबर्स में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। हिंदुस्तान कॉपर में भी सर रनअप तो ठीक ठाक हुआ है, अब क्या करना है नंबर्स के बाद? सर 250 एक रेसिस्टेंस है, लास्ट 5 टाइम्स ट्राई किया था 250 के ऊपर क्लोजिंग देना, लेकिन दे नहीं पाया 250 के ऊपर क्लोजिंग। तो मुझे लगता है एक बार 250 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे आपको वेट करने का जरूरत नहीं होगा, बहुत जल्दी आपको 265-70 का भाव आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी एक बार वेट कीजिए, मार्केट ओपनिंग हो जाए, कितना गैप अप हो रहा है देखिए। लेकिन 250 के ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलेगा उस केस में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। उसके बाद 300 से पहले तो कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टेंस है 270 के आसपास, तो पहला टारगेट 268-270 होगा। और अगर 270 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको 295-300 भी आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट हो जाएगा 250 पार होने पर 268-270 का। देखना होगा नंबर्स के बाद आज कैसा रिएक्शन आता है, लेकिन जैसे ही 250 पार हो गया इसमें, जो कि 245 के आसपास फिलहाल दिख रहा है, तो यहाँ पर फिर 270 रुपये तक की तेज़ी खुल जाएगी। सर एक बड़ा शेयर है बॉश, जिसका मुनाफा 2% गिरा है, 554 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया। रेवेन्यू इनके 16% घटकर आए, अबिड्डा में भी 16% का जंप है और मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं 13.2% के आसपास। तो मुनाफा 2% गिरा, मार्जिन फ्लैट रहे हैं, हालांकि इनका जो अबिड्डा है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। रेवेन्यू भी गिरते हुए दिखे हैं। 512 रुपये का एक डिविडेंड की भी घोषणा की इन्होंने, फाइनल डिविडेंड की। नंबर्स कैसे देख रहे हैं आप बॉश के? देखिए मुझे लगता है कि इतना एक्साइटिंग कुछ इसमें अभी है नहीं, और स्टॉक इतना रैली यहाँ पे देता नहीं इजीली, क्योंकि लार्ज कैप है और रिटेलर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहता है इंटरडे में। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपका व्यू इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग, यहाँ पे काप एंड हैंडल पैटर्न बनाए, एंटर द वीकली चार्ट में। लास्ट अगर मैं 8 साल 5 साल का चार्ट देख रहा हूं तो यहाँ पे काप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद जो रीटेस्ट है, रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी रिएक्शन आता है, कोई भी डिप आपको मिलता है कभी भी 30,500 31,000 के आसपास, उस केस में आप बाई करके जाइए। ऑल टाइम हाइज भी आपको आते हुए दिखेंगे जो कि 38,000 39,000 के आसपास है। लेकिन आपको एक बार एक डीप में लेना है, बाई ऑन डीप स्ट्रेटेजी आप पे रखना है और लंबी अवधि के लिए खरीदना है। यस, ठीक है, तो नीचे में 31,000 से 30,500 के आसपास मिले तो डिप्स में आप स्टॉक को ज़रूर खरीद के चल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। कल सीमेंट पैक से जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स आए सर। 17% मुनाफा बढ़ा, 6.5% रेवेन्यू भी, अबिड्डा 4.5% के आसपास, मार्जिन फ्लैट रह गए 18.5% के आसपास। जेके लक्ष्मी सीमेंट या कोई और सीमेंट स्टॉक जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? सर मुझे लगता है कि यहाँ पे ना बहुत ही कंसोलिडेशन पैटर्न बहुत टाइम से चल रहा है, एंड पैसा बनाने का चांसेस बहुत ही कम है। आप देखेंगे कि लगातार 920 और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है 760, यही जोन चल रहा है लगातार। लास्ट 1.5 साल हो गया यही रेंज ब्रेक नहीं हो कर पा रहा है। तो मुझे लगता है 865 में अगर आप बाई भी करते हो तो फिर से आप 920 पे जाके रुकी जाएंगे। तो यहाँ पे बाई मत कीजिए, एक बार देखिए कैसे क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मुझे अंबुजा सीमेंट एक्चुअली अच्छा लगता है, एंड मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बढ़िया कुछ हो सकता है जिनके पास एक 6 से 8 महीने का व्यू हो कि नहीं सीमेंट काउंटर पे। तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट के साथ मैं जाना चाहूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 750 780 के आसपास, वहां से नीचे आ गया था, अभी 560 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 595 एंड 650 का भाव मिल सकता है। एंड सेकेंड यही सेगमेंट से मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट भी बहुत अच्छा लगता है, मार्केट सेगमेंट पे लीडर है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी उसके साथ मैं जाना चाहूंगा। नेक्स्ट अगर आपका व्यू 1 से 1.5 साल हो रहा है तो आपको यहाँ से मिनिमम 15 to 20% एक रैली फ्रेश आपको मिल सकता है। तो अंबुजा एंड अल्ट्राटेक दोनों मेरा बहुत ही फेवरेट है।
सर आपने टारगेट बोला 595 और 650 का अंबुजा में, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखना होगा अगर कोई इनिशिएट करता है तो? स्टॉप लॉस अभी अगर आप बाई करते हो इस केस में आपको 495 रहेगा, और 650 के ऊपर भी मेरा टारगेट रहेगा। मुझे लगता है कि 695 भी आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से व्यू नहीं है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मिनिमम आपका एक 6 से 8 महीने का व्यू रहेगा। फेयर इनफ सर, तो 6 से 8 महीना आपने बोला, और वैसे ही अगर आप व्यू लेके चलते हैं तो फिर आपको 650 695 तक के टारगेट भी नज़र आएंगे। इंपॉर्टेंट है 495, इस लेवल को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं आप जहां भी आप अपना पूरा डेटा रखते हैं वहाँ लिख के रख लीजिए। अंबुजा सीमेंट में अगर आप उतरते हैं तो 495 रुपये का स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना है, इसको भूलना नहीं है। आरसीएफ सर, मानसून की हम बातचीत कर रहे हैं, तो जितने भी ये फर्टिलाइज़र एज अ पैक की बात करें तो सब शेयरों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला। इन एंटिसिपेशन की इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी, बुआई बढ़ेगी, लोगों किसानों की ओर से जो खरीद है, चाहे अब बीजों की बात करें या फिर पेस्टिसाइड्स की बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा आता है। हालांकि इनके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, सब आपको नीचे ही नज़र आएगा। मुनाफा गिरा, रेवेन्यू भी गिरा, अबिड्डा भी नीचे आया, मार्जिन में भी 20 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप ही है। तो नीचे में कहीं अगर मिले तो आरसीएफ खरीदारी करने की सलाह होगी सर? मुझे लगता है कि सर काउंटर अच्छा है, टेक्निकली तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। जो बॉटम बनाना था हो गया, 115 120 के आसपास अभी ऊपर आ रहा है। रिजल्ट खराब आया है, अगर एक रिएक्शन मिलता है नेगेटिव लोअर टाइम फ्रेम में कभी भी, अगर आपको 140 138 के आसपास मिलता है, उस केस में आपको बाई करके चलना चाहिए। यहाँ पे दो सीन है। नंबर वन, अभी सीजन तो पॉजिटिव है। सेकेंड थिंग, रिजल्ट खराब आया है, तो एक बार आप वेट कीजिए, देखिए मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर रिजल्ट अच्छा आता है, स्टॉक नेगेटिव होता है, और रिजल्ट नेगेटिव आता है, स्टॉक बढ़िया परफॉर्म होता है। सो बेसिकली मार्केट कैसे ओपनिंग होता है एक बार आप देखिए, वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी करंट जोन से नहीं है, क्योंकि लगातार लास्ट 2-3 हफ्ते से चल रहा है, इतना चल चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है अगर कोई भी मतलब पॉजिटिव भी यहाँ पे 2-5% रैली भी आ जाए, फिर भी आपको नहीं लेना है, आपको सेफ जाना है मार्केट में, और सेफ जोन रहेगा 140 के आसपास। ठीक है, 140 138 इस रेंज में मिले गिरावट पर नतीजों के बाद तो ज़रूर आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। पहले थोड़ा सेटल होने दीजिए, खुलने दीजिए, नतीजों के बाद कैसा रिएक्शन आता है। दो चीनी स्पेस की कंपनियाँ सर, शुगर स्पेस की कंपनीज हैं, दोनों के नंबर ठीक नज़र आ रहे हैं। एक है ईआईडी पैरी, जिसका मुनाफा 30% ग्रो किया, रेवेन्यू में भी 22% का जंप है, अबिड्डा 13% ग्रो करता हुआ दिखा, और मार्जिन भी आप देखेंगे तो आपको 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का हालांकि ड्रॉप नज़र आएगा, लेकिन बाकी नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और शुगर एज अ पैक में अभी तक हमने नंबर्स काफ़ी अच्छे देखे हैं, चाहे आप द्वारिकेश की बात करें, और भी एक दो नंबर्स आए थे, आई थिंक श्री रेणुका के नंबर्स आए थे, नंबर बहुत अच्छे आए हैं अभी तक, और वैसा ही कुछ रुझान इसमें भी दिखा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी ले जाइए एक बार, यहाँ पर भी मुनाफा 14% के आसपास ग्रो किया, रेवेन्यू 24.5%, अबिड्डा 25.5% बढ़ा, और यहाँ तो मार्जिन बढ़कर आ गए, 10 बेसिस पॉइंट ही सही, लेकिन अपटिक आया है मार्जिन में। तो ईआईडी पैरी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे? सर ईआईडी पैरी को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, और एंटर शुगर काउंटर मुझे अभी लगा, देखिए रेल चल गया, डिफेंस चल गया, तो कुछ बीच में पीएसयू भी भागे, तो शुगर अभी उतना चला नहीं है, तो मुझे लगता है कि शुगर के साथ जाना चाहिए। और ईआईडी पैरी में भी बढ़िया चार्ट पैटर्न बनाया है, जो लास्ट ऑल टाइम हाई था वो ऑलमोस्ट 960 के आसपास, तो 960 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे कोई अभी रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक 3 से 4 महीने का व्यू है तो आप लेके चल सकते हो। यहाँ पे आपको 1150 से लेके 1200 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 1150 1200 का भाव यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर का जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हो रहा था। अभी फिलहाल एक हफ्ता हुआ है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन करना बाकी है। जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश रैली आ जाएंगे। और त्रिवेणी में सर मुझे लगता है कि देखिए अभी ऑलमोस्ट 424 के आसपास चल रहा है, 425 426 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से, अभी ये ना ही ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है। तो हायर टाइम फ्रेम में 435 440 एक रेसिस्टेंस है, और लोअर टाइम फ्रेम में 405। तो मुझे लगता है ये 405 और 440 इसके बीच ना फंसा हुआ है। एक तरफा रैली अगर चाहिए आप साइड में, 440 क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईआईडी पैरी के लिए ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था, लेकिन इसके लिए अभी 440 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार 440 क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक बार आपको 455 और 470 का टारगेट यहाँ पे बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर दोनों के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं ईआईडी पैरी के साथ जाना चाहूंगा।
ठीक है सर, फेयर इनफ। EID पेरी बेटर है दोनों में से, अगर आप किसी एक को चूज़ करना हो। नुवामा वेल्थ, आपके सामने नंबर्स चलते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, खासतौर पे मुनाफे के फ्रंट पर, और हाईलाइट है इनके मार्जिन्स। देखिए, कल हम बात कर रहे थे बेयर क्रॉप साइंस की, 4% मार्जिन बढ़ा था, 10% से ज़्यादा का जंप लेकर वो स्टॉक बंद हुआ था। इनके मार्जिन्स भी आप देखिए 5% के आसपास ग्रो करके आए हैं। तो जहाँ जहाँ मार्जिन बढ़ रहा है, अमूमन हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी यही रहती है कि वहाँ पर रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलता है। कुछ मान के चलें सर, नुवामा में भी ऐसा देखने को मिल सकता है आज? सर चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा डेली चार्ट, वीकली चार्ट पॉजिटिव है। मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है वो भी 7150 के आसपास। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। रिएक्शन पे अभी आप कुछ मत कीजिए, एक बार वेट करके जाइए। 7150 इसके ऊपर क्लोजिंग देगा वीकली बेसिस पे, क्योंकि मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है। 7150 से 7200 के अंदर आपको रुकना ही है। सो बेटर है कि वेट करके जाइए, देखिए कैसे मेजर रिएक्शन आता है, उसके बाद यहाँ पे डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो 7150 पर एक रेजिस्टेंस है, वो पार हुआ तो हो सकता है यहाँ पे तेज़ी बढ़ती हुई दिखे, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। खुलने के बाद इंतजार कर लेने दीजिए, सेटल होने दीजिए स्टॉक को, फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको रिव्यू कर लें, या फिर हम ही बात कर लेंगे जब मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर अगर कोई रिएक्शन बड़ा देखने को मिलता है। मिंडा कॉर्प सर ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। नंबर्स इनके देखेंगे तो आपको मिक्स बैक नजर आएगा। मुनाफा इनका गिरा है, हालांकि बाकी चीज़ें सब बढ़कर आती हुई दिखी हैं। मार्जिन भी ग्रो किया है, 16 बेसिस पॉइंट के आसपास की हमने बढ़त देखी है। बिड्डा भी ग्रो किया 10%, रेवेन्यू में 9.25% की जंप है, लेकिन मुनाफा घटकर आता हुआ दिखा है। 52 करोड़ पर आया 70 करोड़ रुपए के मुकाबले। मिंडा कॉर्प के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? सर आज का रिएक्शन मुझे लगता है थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगातार 3 हफ्ते से चल रहा है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको एक बार 595 से लेके 600 के आसपास आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो बाई ऑन डीप स्ट्रैटेजी रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक आखिरी नतीजा है सर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स का। ये मुनाफे से कंपनी घाटे में आ गई है, यानी कि वैसे हम बोलते हैं कि टर्न अराउंड हो गया, ये उल्टी बात हो गई। ये तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई, 193 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट कर दिया। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है 259 करोड़ का। अगर मैं इस 259 करोड़ को एडजस्ट कर देता हूं तो सीधा सीधा अगर हम देखें बिना कोई टैक्स वाला कैलकुलेशन किए हुए, तो आपको 66 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा नजर आएगा। तो अगर आप एडजस्टमेंट कर लें इस एक्सेप्शनल आइटम को, बाजार इग्नोर कर देता है, तो फिर तो मुनाफा बढ़कर आया है। रेवेन्यू भी ग्रो किए हैं 42%, 30% के आसपास EBITDA ग्रो किया, और मार्जिन भी इनका 20% पर आया, 22.2% के आसपास। मार्जिन में भी फॉल है यहाँ पर, और एक एक्सेप्शनल आइटम है। इसको बाजार कैसे रिएक्ट करेगा सर इन नंबर्स पर? हाँ सर, मुझे लगता है कि देखिए ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं, 3000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और अभी देखिए टेक्निकल चार्ट में ना एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है ऑलमोस्ट आपका 58-55 के आसपास। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आज से 2 साल पहले ही 58 टच करके ना एक बार 120 के आसपास टॉप बना के आया, फिर से वही लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास भी है, आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो रहेगा आपका 56 आप फाइनल स्टॉप लॉस मान के चलिए। कभी भी अगर 56 के नीचे आता है, आपको नहीं यहाँ पे होल्ड करना है, आपको फाइनल एकदम एग्जिट करना है। जब तक 56 के नीचे नहीं जाता, आप एक बार यहाँ पे होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का भी सलाह इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि एकदम सपोर्ट के आसपास है। आपको हो सकता है कि मेक और ब्रेक लेवल है, अगर टूट जाएगा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मार्केट में और भी अदर्स कंपनी है, वहां पे फोकस कीजिए। और सर मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, 3000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, एक बार इग्नोर करना बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ शेयरों की बात कर लेते हैं जहां पे आज खबरों का इंपैक्ट होगा। सर आईटीसी में आज हो सकता है कि एक ब्लॉक डील होती हुई दिखे। बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, जो कि अच्छा खासा स्टेक इसमें होल्ड करते हैं, वो हो सकता है कि ब्लॉक डील के जरिए 2.3% स्टेक अपना बेचे। 11,300 करोड़ रुपए में ये सौदा हो सकता है। अगर इन केस ऐसा होता है सर, तो आपकी क्या राय होगी? आईटीसी में नंबर्स के बाद हमने पॉजिटिव रिएक्शन देखा 2 दिन तक। मुझे लगता है इसमें थोड़ा नेगेटिव आज और कल 2-3 दिन रह सकता है, और एक बार आपको 405 से लेके 400 का भाव मिल सकता है, लेकिन इसमें ऐसे टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन है नहीं। बाय ऑन डीप रखना है, कभी भी अगर 390-395 के आसपास आता है, उस केस में आपको एक बार बाय करना है। ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, आपको मिनिमम 2 से 3 साल व्यू रखना है। 390, 393, हाँ जी, ठीक है, तो इसके करीब मिले तो आपको आईटीसी में खरीदारी करके ही चलना चाहिए। वोडाफोन आइडिया सर, वैसे तो आपसे कभी जब भी बात हुई है आपने यही कहा है कि बेचिए इसको,
बड़ा उछाल भी जब आया था, वो इक्विटी कन्वर्जन हुआ था, तब भी आपने कहा था कि इसको पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। अब खबर ये आ रही है सर कि 30 मई को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है। बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने के ऊपर बोर्ड बैठक में विचार होगा और कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें राइट्स इशू है, पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता है कि उनके ऊपर भी विचार किया जाए। तो कई सारे ऑप्शंस के ऊपर विचार किया जाएगा जिसके ज़रिए अब ये फंड रेजिंग करने के ऊपर बैठक करने वाले हैं 30 तारीख यानी कि परसों शुक्रवार को। अब क्या राय होगी आपकी? वैसे ही सर सेम? सर सेम व्यू रहेगा। मैं तो हर एक लेवल पे बोलते आ रहा हूँ कि 12-13 टका से सेल करो बोलते बोलते अभी आधा हो गया, फिर भी लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है। सो माय व्यू इज कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सर इनको पैसा कहाँ से मिलता है इतना, क्योंकि इतना एंटरप्रेन्योर्स है, इतना स्टार्टअप है इंडिया में, उनको फंड नहीं मिलता है, लेकिन वोडाफोन आइडिया को मिल ही जाता है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपनी तो चले जाएंगे। अभी एक वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है देखिए ऐसा न्यूज आते रहेंगे, आप देखिए फ्रेश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और आपके पास जो एक छोटा सा होप है वही आप हर दिन रखिए, देखिए एक बार क्या होता है। लास्ट एंड फाइनल 4 टका का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 4 रुपीज में। तो मुझे लगता है कभी भी अगर 4 रुपीज के आसपास आता है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना है, और यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। और हर उछाल पर निकलें। हाँ जी। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया में हर उछाल पर आपको निकलने की ही सलाह है। 4 रुपये के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के, एक उम्मीद है अगर आपके पास पड़ा है तो ज़रूर आप बने रह सकते हैं। अच्छा, एचबीएल इंजीनियरिंग सर, कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि 102 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला इनको इरकॉन इंटरनेशनल से। एचबीएल के नंबर्स जब आए थे उसमें हमने देखा था कि नेगेटिव रिएक्शन आया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कुछ इनके कवच के ऑर्डर शायद उनको डिले हुए, जिस वजह से नंबर्स पे इम्पैक्ट आया। अब ये ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं इनको सर, 102 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया, तो आज एक पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद करें? सर लास्ट वीक एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद अभी चार्ट में रिटेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 585 एंड 590 के लिए वेट करना चाहिए। इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएंगे, और आपको बहुत जल्दी 630 और 650 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। फिलहाल आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा इस जोन पे नहीं, मुझे लगता है 550 एंड 560 के भाव यहाँ पे मिल सकता है। एक बार 10 से 15 रुपया नीचे तो मिल ही जाएगा आपको, तो एक बार वेट करके जाइए। अगर कभी आज अगर ऊपर भी आ जाता है तो यहाँ पे ऐसे एक्साइटिंग कुछ मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो ये बात होगी एचपीएल इंजीनियरिंग की। सर, 2 ब्लॉक डील्स हुई थी कल, एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास और एक इंडिगो की। पीजी इलेक्ट्रोप्लास में एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कुछ 38 लाख शेयर खरीदे हैं, मोतीलाल ओसवाल एएमसी की ओर से भी कुछ 16 लाख शेयरों के आसपास की खरीदारी हुई है। एक तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास के चार्ट देखिए, और दूसरी ब्लॉक डील हुई थी इंडिगो की। यहाँ पर चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट यानी कि जो राकेश गंगवाल जी की फैमिली ट्रस्ट है, उन्होंने 1.989 करोड़ शेयर बेचे। 5.8% स्टेक है जो कि कल राकेश गंगवाल और उनकी जो फैमिली ट्रस्ट है उनकी ओर से ऑफलोड किया गया है ओपन मार्केट में। लगातार वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसके तहत अपना स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं। अभी तक कुछ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास के वो शेयर बेच चुके हैं। इन दोनों स्टॉक्स पे आज कैसा रिएक्शन होगा सर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास और इंडिगो? हाँ जी, एक फैमिली ट्रस्ट ने कल सेल किया है, और मैं यहाँ पे क्वांटिटी भी देख पा रहा हूँ। 73,65,000 क्वांटिटी कल सेल हुआ है इंडिगो में। सो देखिए माय इंटरप्रिटेशन इज कि चार्ट में तो देखिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत अच्छा पैसा बना के दिया लोअर टाइम फ्रेम से। अब लगातार देखिए लास्ट 1 साल 1.5 साल जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे डाला था, बहुत अच्छा खासा रिटर्न आया। तो मुझे लगता है एक बार आप वेट करके जाइए, क्योंकि जो एक ब्रेकआउट आया था 4,800 4,900 के बाद अभी लगातार चल रहा है। एक बार आपको वेट करके जाना है, फेयर वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं है। फिर से आपको एक बार रिटेस्ट यहाँ पे होते हुए दिखेंगे 4,900 5,000 के आसपास, तो उस जोन पे आपको ऐड करना है। फिलहाल यहाँ पे कोई टेंशन करने वाला सिचुएशन है नहीं। और पीजी इलेक्ट यहाँ पे सर मुझे लगता है कि अभी 772 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 716 के आसपास एक सपोर्ट है, तो जिनके पास होल्डिंग है बने रहने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 716 स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि सर अभी थोड़ा चार्ट खराब है, नीचे आ रहा है, एक बार आपको 720 715 730 के आसपास मिलेंगे। जैसे ही आता है उस जोन पे बाइंग जोन हो जाएगा, एक वैल्यू जोन हो जाएगा, अब बाई करके चलिए। फिलहाल इस जोन पे आपको कुछ नहीं करना है।
ठीक है, और बाजार भी कुछ करने के मूड में है नहीं। 6 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा, 94 पॉइंट नीचे सेंसेक्स नजर आएगा, 24 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक खुल सकता है। तो बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ही डावाडोल स्थिति है बाजार की आज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे हैं और कल हमारे मार्केट्स गिरकर बंद हुए और एफआईएस के आंकड़े कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नजर आ नहीं रहे, जिसमें ब्लॉक डील्स का भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट है। कल ब्लॉक डील अगर आप देखेंगे तो एक पुराना वीव्स में भी हुई थी, जिसकी कल लिस्टिंग हुई है। 243 के भाव पर ये शेयर लिस्ट हुआ था। उसी भाव पर पिंक ओक ग्लोबल फंड ने कुछ 1.5 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। 216 रुपये इशू प्राइस था आईपीओ का और 243 पर जहां खुला ये ओपनिंग प्राइस पर, वहीं पर आप देखिए जो ब्लॉक डील है वो होती हुई दिखिए। यहाँ पे शेयर खरीदे गए। आपके पास एक ही दिन का कैंडल होगा सर, मैं इस पर तो नहीं। सेजिलिटी इंडिया के आप चार्ट जरूर देखिएगा। आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलने वाला, ये मुझे बताइएगा। पूरा दिन है उनके पास कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। इस बीच मैं नरेंद्र के पास चलता हूँ और ये समझ लेता हूँ एक बार कि ब्रोकर्स की राय किन शेयरों पर निकल के सामने आई, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए। उसमें एलआईसी है, कल दिन के दौरान औरोबिंदो फार्मा पर हमने रिएक्शन देखा था। आई एम श्योर उन पर जरूर रिपोर्ट्स आई होंगी। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका फिर से। बताइए कहाँ कहाँ नजर है ब्रोकर्स की आज? शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स ने कई शेयर्स पर अपनी राय दी है। इन्फो एज पर नोमुरा ने बाई की रेटिंग दी है और टारगेट 1670 रुपये दिया है। इसी तरह सीएलएस ने टीटी के प्रेस्टीज पर होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट घटाकर 620 रुपये कर दिया है। वहीं सिटी ने अरविंदो फार्मा पर सेल की रेटिंग देते हुए 1100 रुपये का टारगेट दिया है। इसी तरह एलआईसी पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है और टारगेट 1215 रुपये दिया है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स का थोड़ा नजरिया और राय अलग है और गोल्डमैन सैक्स ने एलआईसी पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट 880 रुपये दिया है। जी ओके, तो एलआईसी, औरोबिंदो फार्मा, टीटी के प्रेस्टीज, इन्फो एज, इन सब पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखें। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल एक बार जरा सर औरोबिंदो फार्मा की आप बात कर लीजिए, क्योंकि सेल की रेटिंग आने लगी है अब। तो औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स तो इतने ख़राब नहीं थे, तो सिटी कह रहे हैं 1100 का टारगेट आ जाएगा। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? प्रदीप सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ संदीप जी, एक नेगेटिव तो पैटर्न यहाँ पे बना है। आप देखिए, अब जो चार्ट पैटर्न बना है लगातार बहुत हफ्ते से नीचे आ रहा है। तो एक सपोर्ट है 1156 के आसपास। अगर 1156 ब्रेक होता है उस केस में मुझे लगता है एक बार आपको 1130 के आसपास मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी चार्ट में कुछ अट्रैक्टिव है नहीं, बाय करने वाला कोई सिचुएशन यहाँ पे है नहीं। तो एक बार यहाँ से एक बार वेट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि एक बार सेटल होने दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट 1220 1230 के आसपास गिर गया था, तो वहां से बाउंस बैक कुछ दिखा नहीं। और अभी डाउन ट्रेंड ही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 30-40 रुपीज नीचे आ सकता है। अच्छा, ठीक है। तो इस बीच आपको बता दें कि बाजार खुल चुका है। बाजार की कमज़ोर शुरुआत हुई, 46 पॉइंट नीचे निफ्टी था। अभी फिलहाल आप देखेंगे 27 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 150 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा, 81,400 का लेवल, और निफ्टी में 24,800 का जो लेवल है वो भी फिलहाल टूटता हुआ दिखा है। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी देखेंगे तो महज 20 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो हल्की गिरावट के साथ आप देखेंगे आज इंडियन मार्केट्स में जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर भी रहा था कि मामूली सी गिरावट के साथ खुल सकता है बाजार, वैसा ही कुछ रुझान बनता हुआ दिखा है। तो जैसे हमें प्रदीप सर बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि बाजार एक नए ट्रिगर की तलाश में है। तो ट्रिगर का मतलब ये हुआ बाजार किस करवट बैठेगा, क्या चाल पकड़ेगा, ऊपर या नीचे की ओर। इसमें अभी थोड़ी सी कश्मकश है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि कौन सा ऐसा ट्रिगर है जो कि बाजार को अगली दिशा देता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए आप देखें बाजार बहुत ही शांत, बहुत ही सपाट कारोबार करता हुआ दिखा है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज एक्शन में है, लाइमलाइट में है। बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स एक बार लेके आइए। जैसे मैंने कहा नंबर्स इनके खराब आते हुए दिखे हैं, मार्जिन तो आधे हो गए इनके, 37% वाले 16-17% के आसपास आ गए। स्टॉक में आप देखिए 5% की गिरावट आज देखने को मिली, 5.25% की गिरावट के साथ स्टॉक खुलता हुआ दिखा है। एलआईसी जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, जैसे मैंने कहा नंबर्स गिरे हैं, कमजोर आए हैं, लेकिन उतने कमजोर नहीं है जितना बाजार मान के चल रहा था। 2% की मजबूती लेकर एलआईसी का स्टॉक भी आप देखेंगे आज कारोबार की शुरुआत करता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान कॉपर, इसके नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे हैं और एलआईसी तो आप देखिए 2% ऊपर है। हिंदुस्तान कॉपर भी एक बार लेकर आइए। हिंदुस्तान कॉपर में आप देखिए 4% की मजबूती फिलहाल आपको नजर आएगी, क्योंकि नंबर्स यहां पर अच्छे आते हुए दिखें। लेकिन नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट है एनएमडीसी साइड से। एनएमडीसी का आप देखिए 2% के आसपास की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार की जो शुरुआत है वो आज के सेशन में बनती हुई दिखी है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, इनका जो मुनाफा है वो 17% बढ़ा है। स्टॉक पर जो रिएक्शन है वो भी एक बार देख लेते हैं। 1% के आसपास की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार की जो शुरुआत है वो हमने बनती हुई देखी है। आरसीएफ वैसे तो मॉनसून का इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पर, लेकिन नंबर्स अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। मार्जिन भी टूट कर आए, मुनाफा भी घटता हुआ दिखा है और स्टॉक आप देखिए करीब करीब 1 से 2% के आसपास की
गिरावट आज के सेशन में आरसीएफ के स्टॉक में देखने को मिल रही है। ईआईडी पैरी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग दोनों शुगर साइड की कंपनीज हैं, तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे आए हैं और 1.5% की मजबूती के साथ आपको ईआईडी पैरी, ये चीनी स्पेस की कंपनी है, यहाँ पर आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। 7% का बड़ा जंप लेकर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी हमने देखा है कि आज बढ़त बनती हुई दिखी है। तो इनका मुनाफा भले ही 13-14% के आसपास बढ़ा, रेवेन्यू आप देखेंगे 25.5% ग्रो किए, लेकिन मार्जिन्स पे आई थिंक बाजार की नज़र है, क्योंकि मार्जिन ईआईडी पैरी के घटकर आते हुए दिखे, लेकिन त्रिवेणी इंजीनियरिंग के मार्जिन भले ही 10 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। इस चीज़ को आई थिंक बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, पसंद कर रहा है। अब बात कर लेते हैं ऐसे नतीजे की जहाँ पर कुछ बड़ा रिएक्शन होने की एक्सपेक्टेशन है, और वो है नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट। लेकिन स्टॉक एकदम फ्लैट है, 6,935 का लेवल। आई थिंक वॉल्यूम्स की कमी है जिस वजह कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक स्टॉक जिसमें मुनाफे से घाटा आ गया है, वो है गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स का। यहाँ पे आप देखेंगे 1% के आसपास की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। तो भले ही ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, लेकिन स्टॉक में आप देखेंगे कुछ ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, अभी भी 1% के आसपास की बढ़त दिख रही है। वोडाफोन आइडिया, जिसकी 30 तारीख को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें फंड रेजिंग पर विचार होगा, ये स्टॉक आप देखेंगे तो 1% की मजबूती के साथ 7 रुपये के आसपास का लेवल है, जहाँ पे कारोबार की जो शुरुआत है वो हमने बनती हुई दिखी। आईटीसी में एक ब्लॉक डील हो सकती है, बैट अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है, उसी का इंपैक्ट आप देखिए स्टॉक में दिख भी रहा है। भले ही ये ब्लॉक डील होना तय नहीं है, लेकिन हैंगओवर तो है। स्टॉक देखिए 3.5% नीचे आज के सेशन में खुला है, 418 रुपये के आसपास का लेवल, 393, 390 के आसपास हमें प्रदीप सर बता रहे थे अभी। अगर वहाँ पर मिलता है तो ज़रूर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एचबीएल इंजीनियरिंग, इनको एक ऑर्डर मिला है इरकॉन इंटरनेशनल से, उसका इम्पैक्ट आप देखिए 2% की मजबूती एचबीएल इंजीनियरिंग के स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। जो कल ब्लॉक डील्स हुई थी उसके बाद देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास, यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का नाम निकल के सामने आया, माफ़ कीजिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम निकल के सामने आया। उन्होंने बड़ी खरीदारी करी है 38 लाख शेयरों की। स्टॉक आप देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास का आज आपको करीब 3.25% ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कल राकेश गंगवाल जी की ओर से जो बिकवाली हुई है इंडिगो में, उसके बाद आज इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी के साथ कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। बोराना वीव्स, ये कल की लिस्टिंग है, कल दमदार लिस्टिंग इसकी हुई थी, 243 रुपये पर स्टॉक खुला था। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें एक अपर सर्किट लग गया था 5% का। उसके बाद अभी एनएसई के पेज पर जाकर देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। बोराना वीव्स में आज एक और लिस्टिंग भी होनी है बेलराइस की, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे 9:45 बजे, जब सेटल हो जाएगा तब हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। लेकिन आज हमने देखा 267 रुपये पर बोराना वीव्स का शेयर खुला, ये आपके सामने आ भी चुका है। और अभी फिलहाल आप देखेंगे तो आपको जो लेवल दिखेगा वो करीब 0.5% नीचे 253 के आसपास का दिखेगा। एक बार ज़रा बेलराइस को भी देख लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है कि प्री ओपन में 9.45 के आसपास भाव सेटल हो जाएगा। 90 रुपये का इशू प्राइस था और स्टॉक आप देखिए 13% नीचे 78 रुपये के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। एनएसई के पेज पर ही अगर आप लेकर जा सकें एक बार बेलराइस, जिसका भाव आपको 9.45 के आसपास सेटल हो जाएगा, 78 रुपये का प्राइस है देखिए। तो 90 रुपये के आसपास इसका जो 90 रुपये का इशू प्राइस है, उसके सामने 13% नीचे फिलहाल के लिए अभी जो प्री ओपन में भाव चल रहा है या फिर जो ट्रेडिंग चल रही है उसमें तो यही दिख रहा है कि 78 रुपये के आसपास इसकी शुरुआत हो सकती है। 9.45 के आसपास फिर से आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे कि स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, लिस्टिंग कैसी होती है और वहाँ पर आपको क्या व्यू बनाकर चलना चाहिए। हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद ही हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस बीच सैजिलिटी इंडिया, जिसका OFS खुला हुआ है, वो भी एक बार देख लेते हैं कि कैसा रुझान दिखा रहा है, क्योंकि कल 5% का निचला सर्किट लगा था। 38 रुपये का फ्लोर प्राइस था इसका। सर सैजिलिटी इंडिया पे मैं आपकी व्यू लेना चाहूँगा एक बार। 39 रुपये 25 पैसे का दाम है यहाँ पर। कल 5% का लोअर सर्किट लगा था और आज भी 3.5% की कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। 38 रुपये का OFS में ले लें या 39 रुपये पर खुले बाजार में ले लें या फिर अवॉइड ही कर दें? मुझे लगता है संदीप जी यहाँ पे अवॉइड करने का बेटर सलाह रहेगा, बेटर होगा अवॉइड करना, क्योंकि 36 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होगा तो और भी नीचे आ सकता है और यहाँ पे अट्रैक्टिव मैं कुछ देखता नहीं हूँ। अब देखेंगे कि ओनली फॉर 400-500 करोड़ के आसपास ही नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था लास्ट साल और पी भी 33 के आसपास है एंड प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 80% के आसपास स्टेक है। तो मैं यहाँ पे फिर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे और ज्यादा डीप मिल सकता है। ठीक है, तो ना ही OFS में जहां पर डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ना ही खुले बाजार में जो कि 39 रुपये 25 पैसे का दाम है। 38 रुपये का इनका फ्लोर प्राइस था और 38 रुपये 11 पैसे पर कल जो संस्थागत निवेशकों का हिस्सा खुला था वहां पर बुक बनती हुई दिखी है। लेकिन
इस स्टॉक से आपको दूर रहना है, पूरी तरह से आप इसको अवॉइड कर दीजिए। बाजार इस बीच आप देखिए लोअर लेवल्स पर खुला जरूर, वहां से रिकवरी बनती हुई दिखी है। अब 29 पॉइंट के गेंस के साथ 24,850 का लेवल है, जो कि आपको निफ्टी पर पार होता हुआ नजर आएगा, और 81,500 का लेवल सेंसेक्स भी पार कर चुका है। फिलहाल आप देखिए 31 पॉइंट के आसपास के गेंस हैं। 125 पॉइंट की तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कहां से मदद मिल रही है, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को ऊपर ला रहे हैं। HDFC बैंक सबसे बड़ा वेटेज है, स्टॉक का पॉजिटिव हो गया, और इसी का इंपैक्ट आप देखिए आपको निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में दोनों में दिखेगा। HDFC बैंक, SBI, कैनरा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इनसे आज सबसे ज़्यादा मदद मिल रही है निफ्टी बैंक को। निफ्टी की तरफ आइए, इन्फोसिस सबसे बड़ा सपोर्ट कर रहा है आज पॉइंट वाइज। दूसरा नाम है भारतीय एयरटेल का, आधा % ऊपर है। तीसरा नाम है HDFC बैंक, और जियो फाइनेंशियल कल की मजबूती के बाद आज फिर से 2% के गेंस देखने को मिले। कल 290 का लेवल इसने पार किया था, और आज देखिए 297 रुपये 65 पैसे का जो लेवल है फिलहाल मेरी स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है। तो 2% के आसपास के गेंस, कल जो म्यूचुअल फंड कारोबार को एक अप्रूवल आया इनको सेबी की ओर से, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पर। हालांकि रिलायंस आप देखेंगे अभी भी 1/4% नीचे है, तो ITC 3.5% नीचे है, ये बाजार को नीचे धकेल रहा है। रिलायंस, LNT और टाइटन, ये कुछ नाम हैं जो कि पॉइंट वाइज बाजार में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डाले। लेकिन जियो फाइनेंशियल, ये स्टॉक देखिए 2% की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। सर जियो फाइनेंशियल, इस पर भी एक बार राय दे दीजिए। कल भी स्टार परफॉर्मर था, निफ्टी का टॉप गेनर था, आज भी 2% का अपमूव है। क्या टारगेट्स और लेकर चलें जिनके पास रखा हुआ है? मुझे लगता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखिए, आपको याद ही होगा कि 215 220 के आसपास हमने रिकमेंड किया था, 195 स्टॉप लॉस था। तो मुझे लगता है अभी स्टॉप लॉस रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके भी जा सकते हो, एक बार 305 311 के आसपास रेसिस्टेंस है। लेकिन ये मुझे लगता है कि सर मल्टीबैगर स्टॉक है, यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे टारगेट बहुत जल्दी आपको 340 और एक बार 360 ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और मैंने यही वर्ड यूज किया था आज से 2-3 महीना पहले कि आपको ऑल टाइम हाई यहाँ पे मिलेंगे अगर ये 200 के नीचे नहीं जाता है। तो देखिए 300 आ गया यहाँ पे, आप एग्जिट मत कीजिए, होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस। अभी आपका जो स्टॉप लॉस था वो आप ट्रेल कर लीजिए। अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना है 260 में, 260 रहेगा अभी आपका फाइनल स्टॉप लॉस, और अभी आपको लॉन्ग करके जाना है। ठीक है, लॉन्ग भी कर सकते हैं, और जिनके पास है वो रखिए। 260 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 340 360 तक के जो लेवल्स हैं वो जियो फाइनेंशियल में आ सकते हैं। बेचना नहीं है, इसको होल्ड कीजिए अगर आगे आपके पास रखा हुआ है तो। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नंबर्स का इंपैक्ट आप देखिए बढ़ रहा है, अब 9% से ज़्यादा की खरीदारी होगी। टेक्नो इलेक्ट्रिक 8.5% ऊपर है। 8% का जंप आपको ITI के स्टॉक में भी नजर आएगा, कल जहां पर नंबर्स आते हुए दिखे थे। राइट्स में भी आप देखिए कुछ रेलवे स्टॉक्स हैं जो कि आज एक्टिव होते हुए दिखे हैं। HBL तो ऊपर है, ये ऑर्डर विन का इंपैक्ट है। इरकॉन 2% ऊपर है, और उसके साथ साथ ये जो स्टॉक है राइट्स, यहाँ पर भी 5.5% का अप मूव है। सर रेलवे एज अ पैक में सबसे अच्छा स्टॉक आपको कौन सा लग रहा है अगर किसी को खरीदारी करनी है? संदीप जी, एंटायर रेलवे काउंटर ही एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है। आप देखिए रेल टेल देखिए, टेक्स रेल देखिए, BEML देखिए, ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक मेरा फेवरेट है। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा एक दो स्टॉक के साथ मैं नहीं जाना चाहूंगा, और फिलहाल अभी रेलवे को फ्रेश बाई मैं इस जोन से नहीं करूंगा। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको एक डीप मिलता है नेक्स्ट, उस डीप में आपको बाई करना चाहिए। फिलहाल लास्ट वीक भी बहुत चला है, तो मेरे ख्याल से एक बार अभी होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, एक बार डीप मिलेगा तो आप बाई करके चलिए। ठीक है, डिप मिले तो आप रेलवे स्टॉक्स में बाय करके चल सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आपको नजर आएंगे आज के सेशन में, उसमें सर अगर गेनर्स की बात की जाए तो त्रिवेणी, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ITI, राइट्स की बात तो मैंने करी। EID पैरी भी नंबर्स अच्छे हैं तो 5.5% ये भी ऊपर है। हिंदुस्तान कॉपर में भी रिजल्ट्स का रिएक्शन है, 4% की मजबूती, 4.25% ऊपर आपको LIC का स्टॉक भी आज के सेशन में नजर आएगा क्योंकि नंबर्स अनुमान से बेटर हैं। ऑन द फ्लिप साइड आइए देखिए, सेजिलिटी इंडिया 4.5% नीचे, हमने बातचीत करी। ITC में ब्लॉक डील हो सकती है, उस वजह से 3.5% नीचे है। NMDC के नंबर अच्छे नहीं है, ये 2% नीचे है। 2.5% भारत डायनेमिक्स नीचे है क्योंकि नंबर्स खराब आए हैं। गुजरात फ्लोरो में भी 2.5% की कमजोरी है, और BEML आज 2.5% कमजोर है। सब बड़ा रनअप स्टॉक में हमने देखा, नंबर्स के बाद गाइडेंस आती हुई दिखी थी, बहुत ही शानदार थी। अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, और थोड़ा रुक जाएं अगर किसी को BEML में खरीदारी करनी है, या फिर ये लेवल अच्छे हैं 4,200 के आसपास, यहाँ पे इनिशिएट कर लें। कौन सा स्टॉक सर आपने बताया? BEML। BEML, ओके। देखिए BEML पे मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। बहुत रैली अभी हो चुका है, लास्ट वीक भी 3,700 से ऑलमोस्ट 4,400 के आसपास चला गया है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने भी बाई का एक कॉल दिया था हमारे जो पेड क्लाइंट्स है उनको, लेकिन हमने एग्जिट भी करा दिया, 2 दिन पहले का ही है। तो एक बार यहाँ से सर मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है एक बार 3,800 3,900 आपको फिर से मिलेंगे, तो आपको उस जोन पे फिर से एंट्री लेना है। कहाँ पे सर, किस लेवल पर?
3900 3800 फिर से आपको मिलेंगे। उस जोन पे आपको न्यू एंट्री लेना है, अभी फिलहाल इस जोन पे अवॉइड करना है। 3900 से 3800 की रेंज में मिले तो फिर आप दोबारा BEML के शेयर में एंटर कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ एक स्टॉक जो कि कल भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थे, जहां हमने एक्शन काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ देखा था, उसमें एक शेयर जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं सर, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। सर यहाँ पर कल हमने देखा था एक ऑर्डर रद्द हो गया था, ऐसी खबर निकल के सामने, ऐसी रिपोर्ट थी। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया इसके ऊपर कि ये एक SPV के ज़रिए ऑपरेट किया जा रहा है, ये ऑर्डर प्ले किया जा रहा है, जहाँ पर इनका केवल 1% के आसपास का एक्सपोजर है। स्टॉक आज भी करीब 1% नीचे है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सर 1960 ऊपर में हमने हाई बनता हुआ देखा, 1250 के आसपास आप राय देंगे खरीदारी करने की? मुझे लगता है, देखिए संदीप जी, बहुत नीचे अभी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बॉटम कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बॉटम के लिए आपको वेट करना चाहिए। अब देखिए, ये इसका पैटर्न ही ऐसा है कि 1500 पे, उसके बाद फिर से नीचे, उसके बाद 1800 था, फिर से नीचे, तो अभी 1400 के आसपास था, फिर से नीचे आ गया। तो मेरे ख्याल से अगर इसको आप बाई करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 1150 और 1100 का एक जोन जो आपको इजीली मिलेगा कोई भी डीप में, कोई भी हफ्ते जैसे आप देखिए, तो उस जोन पे आप एक बार बाय ऑन डीप कीजिए। और जिनके पास है, बने रहने का एक सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1050, 1050 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है सर, एक स्टॉक है ऑथम इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये देखते हो AUTHUM, ऑथम इन्वेस्टमेंट के नाम से। ये स्टॉक आज 3% ऊपर है, और ये स्टॉक अगर आप थोड़ा सा इसका 1 महीने का चार्ट अगर लेके आएंगे, ऑथम इन्वेस्टमेंट अगर आप चार्ट लेकर आ सकें सर, ये स्टॉक जब से खबर आई ना कि MSCI इंडेक्स में ये स्टॉक शामिल होने वाला है, तब से ही हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। 30 तारीख को ये एडजस्टमेंट होने वाला है। इसका अगर आप 1 महीने का चार्ट देखिए सर, ये जो डिप है, ये डिप का लेवल है 1745। तो 1745 का भाव था सर 9 मई को, यानी कि कुछ 21 दिन हुए हैं। मैं ट्रेडिंग सेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे महीने में 20 दिन बीते हैं। 1750 वाला 2300 रुपये हो गया सर ये शेयर। अब क्या करना चाहिए सर, अगर किसी के पास है या फिर फोमो है तो कहीं लेकर फंस तो नहीं जाएगा? इन लेवल्स पे आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? देखिए, जिनके पास है, बने रहने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। मैं बहुत ही सेफ एनालिस्ट हूं, तो आपको सेफ सलाह ही दूंगा। अभी चल चुका है, देखिए 1900 1800 से लगातार अभी 2200 2300 के आसपास हो चुका है। तो मुझे लगता है आप ट्रेल करके जाइए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2170। तो जिन्होंने भी बाय किया लास्ट 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले, वो प्रॉफिटेबल ही है। तो आप एक बार 1070 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए, यहाँ पे फ्रेश बाय मत कीजिए। ठीक है, फ्रेश सर, बाय एक ना कर। काउंटर है, ब्रेकआउट आ रहा है, नाम बता दूं? प्लीज सर, प्लीज। नीड टू एब टेक इंडिया करके काउंटर है। यहाँ पे अभी 1990 के आसपास, 1985 के आसपास चल रहा है, 1990। तो मुझे लगता है लगातार लास्ट 3 से 4 दिन चला नहीं था। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि यहाँ पे ना ऑलरेडी हमने 2-3 दिन पहले ही अदर्स चैनल पे बाय रिकमेंडेशन दिया था। तो मुझे सर मैं लगता आपको है रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम भी इस चार्ट को एक बार दिखा दे। नेटवेब, NETWEV, यही स्टॉक की बात करें, नेटवेब टेक्नोलॉजी सर आप? यस यस यस, हाँ जी हाँ सर। प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए। बोलिए सर। तो सर, यहाँ पे मुझे लगता है एक बार 2015 का मेरा रहेगा पहला टारगेट, और मुझे लगता है 2035 सेकंड टारगेट। ये बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। और अगर आपका व्यू 1 से 2 हफ्ते का है, मुझे लगता है 2080 भी आना हाईली पॉसिबिलिटीज है। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1936 रहेगा फाइनल स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि 2080 रहेगा मेरा फाइनल टारगेट। और आज और कल के लिए मुझे लगता है 2015 और 2035 ये टारगेट आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए 2015 2035 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 2000 के आसपास सर आपने आई थिंक बताया था ये। आज के लिए 2015 2035, और थोड़ा अगर आप 1 से 2 दिन का व्यू लेकर चल जाते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं, तो 2080 तक के टारगेट भी आ जाएंगे। ध्यान रखें 1936 का लेवल, ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पर मेंटेन करके चलना है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज ये अभी अभी ब्रेकआउट की स्थिति बनी है, यहाँ पर आप चाहें तो पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 2000 के आसपास ही अभी भी 2015 2035 ये आज के टारगेट हैं इंटरडे के, और कल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो 2080 तक के जो लेवल्स हैं वो भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच बाजार आप देखिए, खरीदारी बिकवाली दोनों के बीच में झूलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा, बाजार असमंजस की स्थिति में एक नए डायरेक्शन, नए ट्रिगर की तलाश में है। तो कभी 50 पॉइंट नीचे, कभी 30-40 पॉइंट ऊपर, तो एक छोटी सी रेंज है जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि बाजार आज आपको फ्लिप फ्लॉप करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हम इस बीच बढ़ जाते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हॉट स्टॉक्स।
ट्रिगर्स की जहां तक बात आप कर रहे हैं सर, तो एक ट्रिगर बाजार के लिए जो सबसे बड़ा है वो है मॉनसून का। पिछले हफ्ते ही हमने देख लिया था वीकेंड पर केरल में जो दस्तक है वो मॉनसून ने दे दी थी। इनफैक्ट 8 दिन पहले ही ये हुआ है। और मुंबई की जहां तक बात है सर, 16 दिन पहले ही आई थिंक जो एक डेट होती है उससे 16 दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी। और 1950 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहले मुंबई में मॉनसून की जो एंट्री है वो बढ़ती हुई दिखी है। अब मॉनसून की जहाँ तक बात है तो सर ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही क्रूशल माना जाता है, क्योंकि इससे एक तो महंगाई घटने की बात होती है, दूसरा जो ग्रामीण खपत होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इम्पैक्ट होती हैं इससे। कृषि सेक्टर तो है ही है जिसका हमारी जीडीपी में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रो केमिकल्स हुए, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हुए, इन पर तो इसका इम्पैक्ट आता ही है। वो तो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखिए ऑटो, खास तौर पे ट्रैक्टर, क्योंकि सिंचाई और जहाँ तक पूरी जो फसलें लगाई जाती हैं तो उसमें ट्रैक्टर सेगमेंट का बड़ा योगदान रहता है। टू व्हीलर, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखें तो आपको टू व्हीलर का बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ग्रामीण भारत में हम देखते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट की जो एक भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियां जिनकी टू व्हीलर सेल्स होती है उनमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन मानसून के दम पर देखने को मिलता है। और तीसरा तबका है एफएमसीजी, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की साबुन तेल जैसी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण भारत में कुछ 60-62% के आसपास की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो ग्रामीण भारत में ही बसेरा करती है, वहीं पे रहती है। तो उस लिहाज से मॉनसून का जो इम्पैक्ट है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। और इस मॉनसून के ऊपर आप देखेंगे तो एग्री सेक्टर काफ़ी निर्भर करता है, जिसके ऊपर 42% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो एग्री सेक्टर का ओवरऑल अगर आप हमारी इकोनॉमी में भी देखेंगे तो आपको 18% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो फिलहाल नज़र आएगा। अब बात करते हैं कंपनीज़ की। तो कंपनीज़ में अगर आप देखें जिनका ग्रामीण भारत से आय का बड़ा हिस्सा आता है, या फिर इनका मार्केट शेयर ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि ग्रामीण भारत में बिकते हैं, उन स्टॉक्स पर हम खास तौर पे फोकस करेंगे। सर एक बार मैं आपकी राय इस चीज़ पर लेना चाहूँगा कि ये जो मॉनसून है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारा जो एग्री स्पेस है, ऑटो स्पेस है, एफएमसीजी स्पेस है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर मॉनसून का कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और अच्छा मॉनसून रहना हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए, इकॉनमी के लिए, बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नो डाउट सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए ऐसा भी हमने मार्केट में देखा है, मानसून लेट के कारण बहुत सारे जो ग्रामीण कृषक है होता है उनको भी बहुत लॉसेस, और कभी कभी वो भी बहुत परेशानी में रहता है। कोलकाता में तो सर टाइम से पहले ही आ गया, केरल में भी टाइम से पहले आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत टाइम से पहले आ गया। तो ये एक हमारा ना इंडिया का एक कल्चर है, इज नॉट ओनली दैट कि ऑलवेज जीडीपी इकोनॉमी, एक कल्चर है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पार्टिकुलर सर ये जो एक थीम है ना, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 डिके 5 डिके नॉन स्टॉप चलने वाला थीम है। सो मैं बहुत पॉजिटिवली इस चीज को सर देखता हूँ। आई होप, मुझे लगता है सर आपकी बातचीत से आप बारिश को पसंद करते हैं। आप नहाते भी हैं क्या सर, बारिश में भीगते भी हैं क्या? हाँ सर, मैं कभी कभी निकल जाता हूँ बाइक लेके। मुझे लगता है सर आपकी बातचीत से मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि आप मानसून को बहुत पसंद करते हैं। तो नो डाउट सर, बचपन में हर किसी ने ये चीज़ करी होगी। हमने जब पानी भर जाता है तो उसमें कश्तियाँ भी चलाई हैं, बारिश में भीगे भी हैं, खेले भी हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ है। खैर उस चीज़ से तो काफ़ी आगे सर हम, लेकिन फिर भी बचपन की यादें भी मानसून से काफ़ी ज़्यादा ताज़ी होती हैं। खैर स्टॉक्स की बात करें तो सर ऐसी कंपनियां जिनका ग्रामीण भारत से बड़ा सरोकार है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा वहां से आता है, तो अच्छा मानसून रहना क्या इनके स्टॉक्स के लिए या इनके मूवमेंट के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। ऑलमोस्ट 50% ग्रामीण आय का जो हिस्सा है वो डाबर में आता है। तो डाबर पर पहले आपकी राय दीजिए सर, एफएमसीजी तबके से डाबर, और दूसरा इमामी भी अगर आप देखेंगे ये भी 45 to 50%, एचयूएल 35 to 45% अपनी आय का हिस्सा ग्रामीण भारत से ही कमाते हैं, वहीं से इनकी आय आती है। तो क्या ऐसे स्टॉक्स पर फिर फोकस करना चाहिए अभी? सर डाबर का चार्ट अगर हम देखेंगे कि जो रिसेंटली वीकली एक पैटर्न बना था 500 के आसपास, उसके नीचे ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन होने के बाद अभी हमने देखा कि 430 440 के आसपास आ गया, तो वहां से बाउंस हो रहा है। तो ये बहुत रेयर टाइम होता है कि 2021 के बाद डाबर ने अपना जो चार्ट पे है वो ब्रेकडाउन आया है। सो अभी ब्रेकडाउन से रिकवरी जोन पे है। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ बेस जोन। अगर आपको एक बार 2 से 3 साल का व्यू है तो डाबर यहाँ से आप बाई करके चल सकते हो, लेकिन इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, आपको 440 रहेगा आपका
परमानेंट एंड फिक्स्ड वाला स्टॉप लॉस, कुछ भी हो जाए 440 पे आपको निकलना है अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आपको मिलता है। इस केस में आपको मुझे लगता है कि 510 का टारगेट आएगा, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 600 के आसपास भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। सेकंड सर आपने बोला इमामी, इमामी की चार्ट भी सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंटर एफएमसीजी में क्या हुआ सर, एक बहुत टाइम से चल गया था, तो एक ब्रेकडाउन और एक सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा था, तो अभी आपको ना एक सेलिंग प्रेशर दिखेंगे। तो इमामी का चार्ट मुझे लगता है अभी भी और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, मुझे लगता है एक बार 540 530 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। अच्छा, मतलब इमामी को 540 530 आएगा तो ही आप खरीदारी करके चलें। हाँ जी सर। और एचयूएल सर? देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर नो डाउट मार्केट लीडर है, तो नो डाउट इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखेंगे नियर अबाउट अभी 2368 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है बहुत टाइम से, तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं इसमें। तो एक बार आप अगर होल्ड बाय करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2320 एंड 2310 के आसपास एक भाव आपको मिलेंगे, उस जोन पे आप बाई करके चलिए। बाई ऑन डीप आपको रखना है, नो डाउट 5,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। बढ़िया कंपनी है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली सेल्स भी बहुत बढ़िया है, तो आपको लेके चलना चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल। ठीक है, 1.5 से 2 साल का नज़रिया होना चाहिए, तो आप चाहें एचयूएल में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और डाबर में भी आपने 2 से 3 साल के नज़रिए से कहा कि खरीदारी करनी है। हाँ डाबर सर अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है बहुत, अभी आपको 440 के आसपास एक स्टॉप लॉस बन रहा है, आप परफेक्ट बाइंग बन रहा है इंटर काउंटर पे डाबर में। 510 600 के टारगेट, 440 रुपये का डाबर का आपको मिल गया स्टॉप लॉस। इसी कड़ी में सर फर्टिलाइज़र, इन पर भी नज़र रखनी होगी। इनके मार्केट शेयर हमने निकालने की कोशिश करी। ये यूरिया और यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बनाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो उस लिहाज से ये जो दोनों कंपनियां हैं, एनएफएल और चंबल फर्टिलाइज़र, ये ऑलमोस्ट मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में। 15.5% एनएफएल और 13% चंबल फर्टिलाइज़र, ये इनका मार्केट शेयर है। इनकी ग्रामीण क्षेत्र से आय नहीं है, तो मार्केट शेयर के लिहाज से देखें बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ा उत्पादन करती हैं फर्टिलाइज़र का। इन स्टॉक्स पर क्या व्यू है सर? हमने थोड़ी देर पहले आरसीएफ की बात करी जिसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। एनएफएल और चंबल कैसे लग रहे हैं आपको? सर एनएफएल मुझे लगता है अभी एक बाउंस बैक मूड पे है, और 100 के ऊपर भी देखिए अभी सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 110 से 115 का होना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 92, तो बने रहिए। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ये सीजन काउंटर है, साइकिलिक पैटर्न के साथ चलता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहने का सलाह रहेगा। और चंबल फर्टिलाइजर में देखिए अभी सर बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार डेली वीकली चार्ट नेगेटिव है, तो मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना चाहिए। 550 540 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार वेट करके जाइए। जैसे ही आपको दिखेंगे कि 540 550 के आसपास आ रहा है, तब आप बाय ऑन डीप करके जा सकते हो। उस केस में आपको पहला टारगेट 600 के आसपास और सेकंड टारगेट 650 680 आना चाहिए। 650 680 ये आपके टारगेट हो गए। और स्टॉप लॉस क्या होगा उस केस में सर? सर इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना ऑलमोस्ट 460 आ रहा है सर स्टॉप लॉस, उससे पहले नहीं आ रहा है। 460 रहेगा आपका फाइनल स्टॉप लॉस। अच्छा, इसमें रनअप काफ़ी हो चुका है, तो आप कूल ऑफ होने का वेट करने की बात कर रहे हैं? यस अभी यहाँ पे ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक बार डीप उनको मिलेंगे। ठीक है, तो डिप्स में आप खरीदिए 540 550 के लेवल्स के आसपास। उस केस में 650 680 आपके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस उस केस में आपका 460 रुपये का बनेगा। थोड़ा डीप है स्टॉप लॉस, लेकिन यही स्टॉप लॉस है जो कि फिलहाल चंबल फर्टिलाइज़र के लिए निकल के सामने आ रहा है। तो हमने सर एफएमसीजी की बात कर ली, हमने फर्टिलाइज़र की बात कर ली। एक और तबका है ऑटो का, जिसमें दो मेन फैक्टर्स हैं, एक ट्रैक्टर और दूसरा टू व्हीलर। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, इनका 50% या उससे ज़्यादा का हिस्सा अगर आप देखेंगे आय का, वो ग्रामीण भारत से ज़्यादा। जैसे मैंने कहा, टू व्हीलर्स ग्रामीण भारत में बहुत ज़्यादा बिकते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। शहरी इलाकों के मुकाबले अर्बन में जो सेल है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हीरो मोटोकॉर्प इन लेवल्स के आसपास सर काफ़ी टाइम बिता चुका है, 4000 के आसपास। इन लेवल्स के आसपास खरीदा जाए अच्छे मानसून की उम्मीद में? सर मुझे अभी लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक ऑलरेडी रैली आ चुका है। तो एक बार पेशेंस रखिए, मुझे लगता है 4250 से लेके 4200 के आसपास आपको भाव मिलेंगे, उस जोन पे आपको लेना है, इस जोन पे नहीं। 4250 से 4200? यस।
ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, वहाँ पर मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। मारुति सर 4 व्हीलर स्पेस की कंपनी है ये, इंडिया में मार्केट लीडर है। ऑलमोस्ट 45% के आसपास आप देखें इनकी सेल्स का हिस्सा भी ग्रामीण भारत से ही आता है। तो मारुति इन लेवल्स के आसपास कैसा लग रहा है? और ट्रैक्टर साइड में M&M का अगर आप लेटेस्ट जो मार्केट शेयर उन्होंने रिपोर्ट किया था 43.8% का था ट्रैक्टर सेगमेंट में, क्योंकि यही एक तबका है, क्योंकि इनका एक फार्म इक्विपमेंट का सेगमेंट है और ट्रैक्टर सेल्स में अगर आप देखेंगे इस कंपनी को महारत हासिल है, वर्ल्ड ओवर रिनाउंड कंपनी है ये ट्रैक्टर्स में। तो 43.8% वाले मार्केट शेयर वाली M&M के साथ आप जाएंगे और मारुति के पर भी व्यू दीजिए। देखिए मैं ना सर मारुति और एमएनएन दोनों का चार्ट ही ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही कंसोलिडेशन फेज पे है। मारुति देखेंगे ऑलमोस्ट 13,450 के आसपास टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया था, और यहाँ पे आप महिंद्रा महिंद्रा को देखेंगे ऑलमोस्ट 3,220 के आसपास। सो इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडर, तो मैं ना मारुति के साथ ही जाना चाहूंगा, लेकिन मारुति 12,300 के आसपास मुझे नहीं लेना है। चार्ट में एक जो है बियरिश पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार 11,400 11,600 नेक्स्ट कभी भी डीप मिलता है तो उस केस में आपको बाय ऑन डीप करके जाना है, यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना है। और देखिए M&N पे मुझे लगता है कि सर एक बार फिर से अभी एक जो नेगेटिव पैटर्न वो बन रहा है और बियरिश पैटर्न अभी जस्ट रेडी हो रहा है और नीचे जाने के लिए, तो मुझे लगता है एक बार 2950 से लेके 2960 एक फेयर वैल्यूएशन आपको मिल सकता है, उस जोन पे आपको लेके जाना है, अभी फिलहाल नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी M&M में आप खरीदारी ना करें, 2,950 2,960 इसके आसपास मिले तो M&M में खरीदारी करें। मारुति में भी डिप का वेट करें, 11,400 से 11,600 ये रेंज है, इसके बीच में मिले तो आप मारुति में खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी सर FMCG की, फर्टिलाइज़र की, ऑटो स्टॉक्स की। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि फाइनेंसिंग में है, जो कि ग्रामीण भारत से सरोकार रखती हैं, वहाँ से इनकी आय का बड़ा हिस्सा आता है। उसमें एक बड़ा नाम है M&M फाइनेंशियल का, जो कि गाड़ियों की फाइनेंसिंग भी करती हैं और भी ज़रिए हैं जिसके ज़रिए ये ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई है। इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस आर्म भी है M&M फाइनेंशियल की, तो उस लिहाज से देखा जाए इनके लिए भी काफ़ी बड़ा ट्रिगर है मानसून। तो ये स्टॉक खरीदा जा सकता है सर मानसून के ट्रिगर पर? सर ऐसा तो इसका इफेक्ट अभी चार्ट में आया नहीं, प्राइस एक्शन हुआ नहीं, तो 261 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 275 280 के आसपास, तो फिलहाल अभी अवॉइड कीजिए ऐसे मॉनसून के लिए। तो यहाँ पे कुछ अभी प्राइस एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, चार्ट में प्राइस में ऐसा नहीं दिख रहा है, आप एक बार वेट करके जाइए। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो करके जा सकते हो आप, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, 2,200 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, 36,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और पी भी 16 के आसपास है, तो इंडस्ट्री कंपेयर हम करेंगे उसके हिसाब से बहुत ही कम है। सो मुझे लगता है आप एक बार होल्ड करके जाइए, मिनिमम आपका एक वेट पीरियड होना चाहिए 1 से 1.5 साल। ठीक है, मतलब लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आप यहाँ पे एंटर करें। हाँ जी सर। इस बीच सर मेरा ना जो कॉल मैंने दिया था नी टू वेब, वो 2027 हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है, तो इंटरडे के लिए जो था वो तो सर हो चुका है। अब जिनके पास डिलीवरी में है वो होल्ड करके जा सकता है। ठीक है, तो सर आपने स्टॉप लॉस जो दिया था वो 1936 का था, उस 36 रुपये 1936 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे जिनका इंटरडे का पोजीशन है, या वो भी एग्जिट कर जाएं? नहीं, वो बने रहने का सलाह रहेगा सर अभी। ठीक है, तो 1936 का स्टॉप लॉस है। अगर आपने पहला टारगेट ट्रिगर करके बेच दिया है तो हो सकता है आपने मुनाफा बुक कर ले, क्योंकि 2015 का पहला टारगेट था, 2035 का दूसरा टारगेट था, लेकिन 2028 का हाई लगाकर घूम गया। अब ये 2000 के भी नीचे आता हुआ दिखा है, तो आप चाहें तो 1936 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। मतलब कल तक का जो आपने 2080 का टारगेट दिया था वो इंटैक्ट है? हाँ जी सर, वो हाई पॉसिबिलिटीज है, अभी ट्रेंड ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स का हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर समेटते हैं। चलिए, सेकेंडरी मार्केट की बात होगी। अब जरा प्राइमरी मार्केट की तरफ आइए, क्योंकि 9:45 में मैंने आपको कहा था कि भाव सेटल हो जाएगा बेल राइस का, और बेल राइस का प्राइस आप देखिए 90 रुपये का इशू प्राइस था, 100 रुपये पर सेटल हुआ है। 11% के प्रीमियम के साथ ये सेटल होता हुआ दिखा, यानी कि इतने प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होने का अनुमान है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनको 11% के आसपास का मुनाफा लिस्टिंग पर मिल सकता है। 90 रुपये का इशू प्राइस था और भाव आप देखिए अपडेट होकर अब ये 100 रुपये पर आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी लिस्टिंग होने की बातचीत है। सर क्या राय देंगे? 10 बजे जब ये लिस्ट होगा मैं आपसे पूछूंगा एक बार, लेकिन क्या इतना मुनाफा अगर हो रहा है तो लेकर निकल जाना चाहिए बेल राइस इंडस्ट्रीज़ में? आपने अपने क्लाइंट्स को क्या बोला है? सर इसमें हमारा कोई अभी व्यू नहीं दिया है, और मुझे लगता है कि जिनके पास है अभी बने रहिए,
विथ स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट 90 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि जैसे ही कोई स्टॉक आता है मार्केट में आईपीओ, मेरा आईपीओ हाई फेमस स्ट्रेटेजी है सर, आपके साथ बहुत बार शेयर किया। तो आपको एक 90 का ही स्टॉप लॉस लगाना है और आपको वेट करना है, क्योंकि इस केस में हो सकता है ना, मार्केट भी इतना खराब अभी नहीं है, तो हो सकता है आपको एक बार 115 120 का भी भाव मिल जाए। अगर इन केस सेलिंग प्रेशर आता है तो आप एक बार 90 से ही आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाइए। ठीक है, मार्केट तो आप देखिए बिल्कुल भी चदर में है, ना इधर ना उधर, फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, तेज़ी मंदी दोनों में झूल रहा है। तो ऐसे में आप 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर बेलराइज इंडस्ट्रीज़ में बने रहिए। 10 बजे के आसपास फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं जब ये लिस्टिंग होगी, लेकिन प्री ओपन में 11% प्रीमियम के साथ लिस्ट होने के जो इंडिकेशंस हैं वो साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। सर, आईपीओ मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा हलचल है। 3 आईपीओज़ हैं जो कि खुले हुए हैं, 2 आईपीओ आज ही बंद होने हैं। उसमें पहला नाम है लीला होटल्स का, इसका ज़रा ब्यौरा लेकर आइए। इसका आज आखिरी दिन है। 413 से 435 रुपये इसका इशू प्राइस है। 3,500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। फ्रेश इशू 2,500 करोड़ का है, 1,000 करोड़ का ओएफएस भी है और इसमें 14,790 रुपये का न्यूनतम निवेश है। रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं मिला है सर। 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो केवल 17% ये आईपीओ भरा है और रिटेल का सबसे ज़्यादा उत्साह इसमें दिखा है। 41% वो हिस्सा भरता हुआ दिखा है। इस आईपीओ में क्या करना चाहिए सर? पैसा लगाना चाहिए कि दूर रहें? सर मुझे लगता है एक बार अवॉइड करना बेटर होगा, क्योंकि अभी रिस्पांस भी इतना अच्छा नहीं मिला है और मार्केट भी अभी उतना बुल मार्केट नहीं है। क्या होता है सर, कभी कभी बुल मार्केट जब लास्ट टाइम में हमने देखा, उस टाइम पे कोई भी खराब कंपनी हो अच्छा कंपनी हो चल जाता है, लेकिन इस मार्केट में देखिए लास्ट जो अभी लिस्टिंग हो, अभी 10 बजे जो लिस्टिंग होने वाला है, इसमें भी ज्यादा प्रीमियम नहीं है। तो टेक्निकली अगर आप पैसा लगा भी रहे हो ना, तो यहाँ पे ज्यादा जो आपका मुनाफा का चांसेस वो नहीं है। बुल मार्केट नहीं है तो यहाँ पे आपको सडनली 50% 60% लिस्टिंग यही नहीं मिलेंगे। तो बेटर होगा एक बार आप अवॉइड कीजिए, लिस्ट होने दीजिए, एक हफ्ता ट्रेड हो जाए, चार्ट पे फंडामेंटल टेक्निकल दोनों डेटा आ जाए, उसके बाद जाके आप निवेश करने का सलाह रहेगा। पहले इतना हड़बड़ी करने का कोई सर यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, ऑप्शन भी है हमारे पास। दो ऑप्शन है, एक नहीं 2 ऑप्शन है। और दूसरा नाम है एजिस होपैक टर्मिनल्स का, जिसका आज आखिरी दिन ही है। ये भी आज बंद हो जाएगा। इसका टिकट साइज़ कम है, यानी कि जो प्राइस बैंड है 223 से 235 रुपये ही है। 2,800 करोड़ का इशू है ये और ये पूरा फ्रेश है, यानी कि कंपनी के पास पूरा पैसा आता हुआ दिखेगा। ओएफएस का पार्ट नहीं है। 1,260 करोड़ रुपये एंकर निवेशक इसमें पैसा लगा चुके हैं। 14,805 रुपये ये आपका न्यूनतम निवेश है जो कि आपको करना होगा। और 2 जून को लिस्टिंग हो सकती है। ये आईपीओ कल तक का, यानी कि दूसरे दिन के अंत तक का 35% बढ़ा है सर। इसमें भी रिटेल ही सबसे ज़्यादा 44% अपना हिस्सा सब्सक्राइब कर चुका है। इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है? सर मेरे ख्याल से देखिए 223 से 235 के आसपास आपको ऑफर प्राइस है, तो एक बार यहाँ पर भी मेरा इग्नोर करने का ही सलाह रहेगा। लिस्टिंग होने दीजिए, लिस्टिंग होने के बाद यहाँ पे एक बार मैं देखूंगा, फ्रेश डेटा देखने के बाद यहाँ पे मैं सलाह कुछ दे सकता हूँ। फिलहाल इसमें मैं नो कमेंट, या तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार अवॉइड कीजिए तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, दूर रहें, ज़्यादा बेटर है। तीसरा ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ सर। तीसरा नाम है जिसका आईपीओ कल ही खुला था और वो है प्रोस्ट्रैम इन्फो सिस्टम्स। इसका नाम भी सर थोड़ा समझना मुश्किल है। प्रोस्ट्रैम इन्फो सिस्टम्स। आईपीओ आज दूसरा दिन है सर, 29 तारीख का खुला रहेगा, यानी कि कल आखिरी मौका है आपके पास। 95 से 105 का प्राइस बैंड है। छोटा इशू है, 168 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं और पूरा फ्रेश इशू है। ओएफएस का पार्ट इसमें भी नहीं है और 14,910 ये आपका न्यूनतम निवेश होगा। 142 शेयरों का लॉट साइज है। 3 तारीख को लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है सर। पहले ही दिन ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, 3.5 गुना तो पहले दिन ही भर गया। और रिटेल देखिए कूद कूद कर पैसा लगा रहे हैं सर। 6.25% ये आईपीओ भर चुका है। कोई कारण सर इतने उत्साह का? सर पार्टिकुलर ये काउंटर ना मैंने अभी रिसर्च किया नहीं, तो इसमें नो कमेंट्स, कोई कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, कोई बात नहीं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इसमें उत्साह बहुत ज़्यादा है। दूसरे दिन ही पहले दिन ही इनफैक्ट यहाँ पर 3.5 गुना का नंबर आ गया था। खुलने के कुछ ही टाइम बाद हमने देखा था ये पूरा सब्सक्राइब हो गया था। और रिटेल में हम देख रहे हैं कि उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, 6.8 टाइम्स। इसका कारोबार आपको बता दें, ये यूपीएस सिस्टम्स जो इन्वर्टर्स होते हैं, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम्स, वो बनाने का कामकाज करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऐसा तो कोई कारोबार भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है स्पेस में। लेकिन हाँ, शायद टिकट साइज़ है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इस आईपीओ को, इस इशू को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस बीच मार्केट की तरफ लौटते हैं। जब तक 10 नहीं बज जाते, लिस्टिंग नहीं हो जाती। 56 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी में फिलहाल कारोबार हो रहा है और सेंसेक्स 215 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक 10 पॉइंट ऊपर है। तो मामला आज काफ़ी डामाडोल है। इससे बेटर ये है कि हम कुछ अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं जो कि काफ़ी पेशेंटली हमारे साथ जुड़े हैं और अपने सवाल हमें भेज भी रहे हैं। कुछ सुपर चैट्स भी आई हैं सर। एक लर्नर नाम के हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें 40 रुपये का समर्थन भेजा और पूछ रहे हैं कि अदानी ग्रीन 1,150 शेयर इनके पास हैं, 1,015 रुपये का एवरेज प्राइस है इनका। पूछ रहे हैं सर कि होल्ड करें अगर
तो क्या टारगेट होगा, कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए इसको अदानी ग्रीन? मुझे लगता है कि देखिए एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास सपोर्ट भी लिया है, घूम भी चुका है 780 800 के आसपास। तो अभी आपको बने रहना है इसमें, एक बार होल्ड करना है। अगर आप 6 से 8 महीना वेट करते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 820, मुझे लगता है यहाँ पे आपको 1200 1300 के भाव भी मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है, अदानी ग्रुप है, होल्ड करके जाइए। आप तो अदानी ग्रुप को पसंद करते ही हैं, द वे दे कम आउट फ्रॉम एवरी हर्डल, या फिर जितनी भी मुश्किलें इनके सामने आई हैं, बहुत डट के इन्होंने मुकाबला किया और वहाँ से उभरे भी हैं, तो उस चीज़ को तो आप लगातार पसंद करते हैं नहीं? हाँ जी सर, डेफिनेटली। एक्चुअली में क्या है ना, मैं देखिए मैं सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे भी मेरा इंस्पिरेशन भी वही लोग हैं जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है और जो खुद से बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहता हूँ हमेशा से। ठीक है, ओके। एक सर सुजलॉन का भी चार्ट देखिए, सुजलॉन में क्या व्यू बन रहा है। सुजलॉन में आज 2% ऊपर 66-77 के आसपास के लेवल्स दिख रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, सुजलॉन गैप अप ही 50 पॉइंट पर हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं सर। सुजलॉन पे आपकी राय दे दीजिए। आई डोंट नो, कुछ प्री टेक्स्ट है इनके दिमाग में, कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे थे ये, सुजलॉन पर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप सर देखिए अभी 58 59 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम मल्टीपल वीक्स क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था। जैसे ही हुआ उसके ऊपर 62 63 के आसपास हमने कवर किया था, तो यहाँ पे अभी टारगेट बन के आ रहा है 68 70 का। यहाँ पे मेरा फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसे काउंटर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न बन के अभी आ रहा है और इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत है, तो जो जो काउंटर पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है उस काउंटर को मैं थोड़ा पर्सनली इग्नोर करके जाता हूँ। इसमें देखिए अभी टारगेट बन रहा है 69 से 70 का, तो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी, आपको एक बार 68 और 70 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 58 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। 70 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। 70 आने के बाद एक बार इसको रिव्यू करने के बाद पता चलेगा कि 75 और 80 जा सकता है कि और वेट कराएगा। अच्छा, नितिन देशवाल जी कह रहे हैं कि सर PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक, इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? PCBL, जी जी। ओके। देखिए पीसीबीएल अभी 404 के आसपास चल रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ चल रहा है, और मुझे लगता है कि पीसीबीएल आपने बोला राइट सर? जी जी जी। ओके, तो 404 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए ठीक ठाक है, कंपनी ठीक ठाक है, 15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 400 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट भी है। तो मुझे लगता है एक बार आप यहाँ पे बाई करके जा सकते हो। आप नेक्स्ट जो अभी जो पैटर्न बना है, बॉटम बनाने के बाद ऊपर आ रहा है, बाई ऑन डीप यहाँ पे हो रहा है, फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है। 475 इससे पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं वीकली चार्ट में, तो आप एक बार यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो 475 से 80 होना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 385 रहेगा आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 475 से 480 एक टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। राजन पांडे जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास कुछ शेयर हैं डैम कैपिटल के, और एनवायरो इंफ्रा की बाइंग है मेरी काफ़ी हाई, 30 से 35% लॉस हो रहा है, प्लीज़ इस पर एडवाइस दीजिए। एक है डैम कैपिटल और दूसरा है सर एनवायरो इंफ्रा, 30 से 35% लॉस हो रहा है इनको। देखिए डैम कैपिटल आईपीओ होने के बाद ही लगातार नीचे आ गया, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं आईपीओ के दिन और उस आईपीओ के उस वही सेम वीक में जो हाई है वो आप एक बार फॉलो कीजिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो निकल जाइए निकल जाइए। अब यहाँ पर भी देखिए सेम चीज ही हुआ, नीचे आ गया। अब लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि लोअर टाइम फ्रेम से ना एक बॉटम बना दिया, एक बॉटम बनाने के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। आपको एक बार यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 245 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि रिकवरी जो चल रहा है इसमें आपको एक बार 295 एंड 300 के आसपास भी भाव आ जाएंगे। ठीक और है। सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बोला? एनवायरो इंफ्रा सर। सेम सर, यहाँ पे भी वही हुआ। अभी अभी बॉटम बनाने के बाद ऊपर आ रहा है, 250 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार 235 स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जो पैटर्न अभी बना है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस टारगेट बन के आ रहा है वो है 280 285। और कंपनी भी अच्छा है, खराब नहीं है, 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है, 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी है फिलहाल। वो अगर हम कंपेयर करेंगे, 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, 100 करोड़ के आसपास ओनली प्रॉफिट, तो वैसे थोड़ा तो नेगेटिव हो जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे तो बहुत सारे कंपनी लॉसेस में ही चलता है, न्यू लिस्टिंग है, ज्यादा चार्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छा फॉर्मेशन बना है, लोअर टाइम फ्रेम से ऊपर आ रहा है। आप एक बार बने रहिए इसमें। ठीक है, ओके। सर दो स्टॉक्स हैं, एक है टेक्नो इलेक्ट्रिक जो कि आज 10% ऊपर है, और दूसरा है जुबिलेंट इनग्रेविया, 711 का लेवल है, 5% ऊपर है। इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है।
क्या ये थोड़ा लंबी अवधि के लिए या फिर और अपसाइड के लिए इनको कंसीडर किया जा सकता है, कोई डिप अगर मिलता है या फिर इन लेवल्स पर भी? सर टेक्नो इलेक्ट्रिक मैं ना बहुत टाइम से आज सोच रहा था कि आपको बताऊं, लेकिन मैं बताते बताते टारगेट इतना आ गया कि मैं बता ही नहीं पाया। सो बेसिकली देखिए, जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। मुझे लगता है यहाँ पे फिलहाल अभी टारगेट होना चाहिए 1435 1450 के आसपास। फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 10% चल चुका है। तो जिनके हम्म। पास आपका रिस्क रेशियो स्टॉप लॉस अभी सही नहीं होगा अगर आप फ्रेश ठीक है। बाई करते हो तो इस केस में। तो एक बार आप बने रहिए, मुझे लगता है कि आपको एक बार 1450 टारगेट यहाँ पे आना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1320। ठीक है। और और जुबिलेंट? जुबिलेंट इंग्रीवा आपने बोला, राइट? जी जी। जुबिलेंट इंग्रीवा एक कंसोलिडेशन पैटर्न पे चल रहा है। देखिए 2022 का जो टॉप है वही सेम टॉप 2024 में भी क्रॉस हो नहीं पाया। तो अभी नीचे आने के बाद अभी कंसोलिडेशन पैटर्न पे है, इसमें कुछ मोमेंटम अभी है नहीं है, ना बाई साइड ना ही सेल साइड। तो एक बार आप होल्ड कीजिए, आपको हो सकता है और 3 से 4 महीने आपको ऐसे ही टाइम करेक्शंस में जा सकता है। एक बार आपको अगर कभी भी 750 के ऊपर जाता है तो उस केस में यहाँ पे एक ब्रेकआउट और पॉसिबिलिटीज होगा। आपको एक बार 780 और 800 के तरह वो आपको टारगेट आते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। फ्रेश बाई भी इस जोन पे नहीं कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि जो लास्ट 2022 का जो हाई है वही क्रॉस अभी कर नहीं पाया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज उतना है नहीं है अभी। ठीक है। ओके। आईएसपी गुरुकुल के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है, कह रहे हैं राम राम जी प्रदीप सर, संदीप सर, राम राम सर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सर 126, मोबीक्विक 332, डेंटा वाटर 122, ये 3 स्टॉक्स हैं इनके पास है। इन्होंने लेवल्स बता दिए अपने, कह रहे हैं सर प्लीज टेल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स। राकेश शर्मा फ्रॉम अलवर, अलवर से हैं सर ये राकेश शर्मा जी। 3 स्टॉक्स इनके पास हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 126, मोबीक्विक 332 और डेंटा वाटर 122 पर। देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी 123 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 110 का एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आईपीओ के बाद नीचे आ गया था तो 110 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने के बाद आप एक बार यहाँ पे बने रह सकते हो, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा। और डेंटा वाटर, राइट सर? जी 315 पे है सर। 314, हाँ 314 315 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी सर कंसल्टेशन पैटर्न है, यहाँ पर भी फ्रेश बाय करने का कोई सलाह तो नहीं है। और इसमें देखिए मैं बार बार ऐसे इग्नोर क्यों की कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं मिलेंगे। जो भी स्टॉक में मैं राय दे रहा हूँ यहाँ पे टेक्निकली ना डेली ना वीकली कोई भी ब्रेकआउट है। सो वन मूवी क्विक देखिए, अभी यहाँ पे एनटीवी नहीं लेना है और आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा आपका 260 के आसपास। 260 कभी भी अगर ब्रेक करता है तो उस केस में आपको निकल जाना है, क्योंकि लगातार नीचे ही आ रहा है। आप देखेंगे लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट 320 के आसपास, वो भी सस्टेन हो नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। और लगातार इस साल लास्ट 4 से 5 महीने नीचे ही आ रहा है। अगर 260 कभी भी एक बार ब्रेक होता है ना, तो उस केस में आपको बहुत जल्दी 220 210 भी आ सकता है। और देखिए लॉस में है, 120 करोड़ के आसपास नीट लॉस पोस्ट किया है। 2000 करोड़ के आसपास कंपनी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एंट्री ना अगर लेंगे तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इस बीच एक बार आप ना बेल राइस इसका चार्ट लेकर आ जाइए, जिसकी लिस्टिंग आज होनी है। प्री ओपन में सेटल हुआ था 100 रुपये के प्राइस पर, 90 रुपये का इशू प्राइस है और 11% ऊपर ये सेटल हुआ था, जहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है। और लिस्टिंग आप देखेंगे तो आपको उसी भाव पर होती हुई नज़र आई भी है। एनएसई की मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपये पर ये स्टॉक आप देखिए लिस्ट होता हुआ दिखा है 11% के प्रीमियम के साथ। अभी आपको जो हाई और लो लेवल्स हैं वो यही नज़र आएंगे। इस बीच आपको बता दें कि 100 रुपये पर लिस्ट होने के बाद 102 रुपये 40 पैसे ये इसका हाई लेवल है जो इसने छुआ है, और नीचे में 99.10 यहाँ तक ये फिसला भी था। तो फिलहाल 101 रुपये 29 पैसे के आसपास। सर क्या राय देंगे आप, जिनके पास हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनका छूट भी गया, जिनसे नहीं मिला है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ था, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे ना संदीप जी, दो तरह का इन्वेस्टर है। या तो भाई प्रॉफिट हो गया है लेके मैं चलता बनूं एकदम सीधा सीधा, और एक है कि नहीं मैं वेट कर पाऊंगा, मेरे पास 3 से 4 महीना ऑलरेडी है। तो फिर आप मेरा ख्याल से आप 90 का एक स्टॉप लॉस, 90 मैक्सिमम आप, और थोड़ा 2 टका मैं आप कर देता हूँ, 92 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है। 92 का स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए इस काउंटर पे। मुझे लगता है अगर बाइंग आता है तो इस केस में आपको 115 120 तक भी खींच के लेके जा सकता है। तो 115 और 20 के लिए आप एक बार वेट करके जाइए। अगर इनके सेलिंग आता है, ये आपका पर्सनल एक व्यू रहेगा, आप प्रॉफिट लेके जाना चाहते हो या थोड़ा रिस्की हो, तो एक बार आप 92 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है।
इस बीच थोड़ा सा प्रेशर बना भी है सर, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो 96 रुपये पर फिलहाल अब कारोबार हो रहा है। 96 रुपये 18 पैसे का भाव है, 4% नीचे। किस भाव से? 100 रुपये के दाम से, जो कि लिस्टिंग प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस से आपको ये 4% नीचे नजर आएगा। हालांकि जो इशू प्राइस है 90 रुपये के मुकाबले अभी भी करीब 6.25% आपको ऊपर दिखेगा। तो जो दो प्राइस आपको वेरिएशंस दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 96, 91 के नीचे एक लाल एक हरा, उसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो गिरावट है वो जहां खुला था 100 रुपये के प्राइस पर, वहां से ये गिरावट है। और जो अपसाइड दिख रही है आपको, क्योंकि 90 रुपये का इशू प्राइस है, तो 97 के आसपास आपको जम दिखेगा, करीब 7% के आसपास का। तो हाई लेवल्स पे 100 रुपये पर खुलने के बाद 102 रुपये 40 पैसे ये हाई बना। उसके बाद नीचे हमने 95 रुपये 36 पैसे का लो भी बनता हुआ दिख रहा है। तो जिनके पास भी हैं वो 92 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। ऊपर में 115, और दूसरा लेवल क्या बोला सर आपने टारगेट का? मुझे लगता है कि संदीप जी, अगर प्रेशर आता है बाइंग तो 115 120 का भाव आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ऐसे कोई न्यू आईपीओ आता है, वहां पे माल यहाँ पे लोग काट के जाता है, तो इसीलिए ना आपको यहाँ पे एक बार 92 एंड ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 90 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। क्योंकि मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी रहता है, स्ट्रैटेजी काम करेगा अभी हाई के ऊपर ही, मतलब 100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, आज का दिन क्लोजिंग होता है उसके ऊपर स्टार्ट होगा। सो अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर है तो 92 का स्टॉप लॉस, अदरवाइज आप करंट जोन से प्रॉफिट बुक भी करके जा सकते हो। या तो आपको थोड़ा लगा कि नहीं मैं थोड़ा होल्ड करके जा सकता हूं, तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको 115 से 120 का भी भाव आ सकता है। ठीक है सर, मैं भी इस चीज़ से काफ़ी इत्तेफाक रखता हूं। जो आपने 115 120 की बात करी, देखिए लो लेवल से रिकवर भी हो रहा। इसके पीछे लॉजिक ये है, कुछ आंकड़े आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। इसके आप सब्सक्रिप्शन के नंबर्स लाइए, कैसा इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, उस डिटेल देखेंगे आप उनके नंबर्स की। बेलराइस का जो सब्सक्रिप्शन का नंबर हमने बनाया था, उसमें आप देखिए ये आईपीओ कुल 41 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। एनआईआई जिसे हम एचएनआई बोलते हैं, 38 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल का पोर्शन 4.25 गुना के आसपास ही भरा था। सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिला था क्यूआईबीज की ओर से, 108 गुना। सर दो चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। क्यूआईबीज की ओर से अगर आप देखिए, नंबर आपके सामने आ चुका है 108 गुना का। क्यूआईबीज की ओर से इतना ज़्यादा उत्साह तब आता है जब कोई कंपनी बहुत बढ़िया होती है। संस्थागत निवेशक होते हैं जो लंबी अवधि के लिए आते हैं और अच्छे रिटर्न के लिए आते हैं। मतलब आप मान के चलिए, मेरा नंबर को आप कहीं कोट मत करिए या फिर पकड़ मत लीजिएगा, कम से कम 40 से 50% के रिटर्न के लिए वो किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा व्यू भी अच्छा लेकर आते हैं, पेशेंस के साथ आते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए वो एंटर करते हैं। और आप देखिए, इनको समझदार इन्वेस्टर माना जाता है, सबसे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर माना जाता है। अगर वो इतने ज़्यादा उत्साह के साथ इसमें एंटर किए, इनको अगर नहीं मिला होगा तो जाहिर सी बात है सर, वो फिर खुले बाजार में लेने के लिए आएंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो ये स्टॉक को कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर आप क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली संदीप जी, मैं आपसे एकदम 100% एग्री करता हूँ। देखिए इसीलिए ना मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टर का व्यू क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा रिस्की हो तो फिर आप एक बार 92 का एक स्टॉप लॉस अब लगा के जाइए। थोड़ा आप अगर लगता है कि नहीं मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हूँ तो अब करके जाइए। अभी देखिए, अभी ओपन हुआ है तो 5 मिनट का भी अभी कैंडल नहीं है, तो डेटा आएंगे तो कुछ बता पाएंगे, डेटा नहीं है तो क्या बताएंगे। तो एक बार इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है आज से अभी 2 से 3 घंटा बाद या तो 4 घंटा बाद, 1-2 दिन में, तो उस केस में आपको 115 120 का टारगेट आना चाहिए। चलिए ठीक है, डेटा हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक 92 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस उम्मीद में कि क्यूआईबीज का इंटरेस्ट आएगा, लो लॉस पे खरीदारी हो सकती है। 115 120 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 112.50 के आसपास जीएमपी था इसका कि वहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है, और उन्हीं लेवल्स के आसपास आप देखिए स्टॉक, हालांकि उसके नीचे ही बल्कि 100 रुपये के आसपास ही खुला, और आज का जो हाई है वो है 102 रुपये 40 पैसे का। तो जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वैसी लिस्टिंग हमने बुराना वीव्स की भी नहीं देखी थी, लेकिन बुराना वीव्स में सर कल लग गया था अपर सर्किट 5% का। आज भी एक बार देख लेते हैं कि बुराना वीव्स में किस तरह का कारोबार हो रहा है, क्योंकि कल के सर्किट लगने के बाद आज एक्सपेक्टेड था कि कुछ और अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो बुराना वीव्स में अगर आप देखें आज के सेशन में जो कारोबार हो रहा है वो करीब करीब 1.5% नीचे है। 251 रुपये का लेवल है, 267 रुपये का लेवल है जहाँ पे खुला था ये, और वहीं पर हाई बन भी गया। तो बुराना वीव्स में आप सर क्या राय देंगे? अगर आप देख पाएँ, वैसे तो आपके पास एक ही दिन की कैंडल होगी। देखिए मुझे लगता है आपको एक बार, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी जिनके पास है वो तो कट चुका है टेक्निकली मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी से। तो आपको ना यहाँ पे फाइनल एक स्टॉप लॉस मैं देके जा रहा हूँ। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 245। 245 के नीचे अगर जाता है, इस केस में आपको बहुत सारे लोग फंस चुका है स्टॉक में, इस स्टॉक में नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न आईपीओ में। तो मेरे ख्याल से फाइनल स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 245। 245 कभी भी आता है तो एक बार निकल जाइए आप,
उसके बाद फिर से जैसे 260 के ऊपर सस्टेन करेंगे, 265 के ऊपर सस्टेन करेंगे, फिर से एक बार हम आएंगे, बात करेंगे, लेने का मैं सलाह दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको 245 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी से लेके ऐसे बहुत सारे हजारों स्टॉक हमने देखा है कि ऐसा होता है, आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और बाद में ये बहुत नीचे आ जाता है। ठीक है। तो ये कल की लिस्टिंग है जहाँ पे हमने सर्किट लगता हुआ देखा था। 216 वाला ये शेयर 243 पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद अपर सर्किट लग गया था 5% का, और आज यहाँ पर शुरुआत हुई है 267 रुपये के लेवल पर, और वही इसका हाई भी था। तो ओपनिंग हाई बन गया इसका, और उसके बाद इसमें आ रही है मुनाफा वसूली 251 के आसपास है। अगर आपके पास है, रखा हुआ है 245 रुपये, इस लेवल पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रह सकते हैं। इनमें डेटा कम है, लेकिन सर कुछ जहाँ पे डेटा काफ़ी अच्छा है, कुछ वैसे एक दो स्टॉक्स लेकर फिर मैं शो को वाइंड अप करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। कालीचरण जी का सवाल है, सर कह रहे हैं कि रेडिंगटन, वाडीलाल इंडस्ट्रीज और रेफेक्स इंडस्ट्रीज बाय कहाँ करें और टारगेट क्या होगा? 3 स्टॉक्स हैं सर, रेडिंगटन, वाडीलाल इंडस्ट्रीज और रेफेक्स इंडस्ट्रीज। देखिए रेडिंगटन में मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो आप बने रहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिलहाल एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 289 के आसपास, तो वहां से अभी नीचे आ रहा है। मुझे लगता है 260 एंड 255 पे एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट है, तो इस ये नहीं तोड़ना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको फिर से एक बार 295 एंड 300 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और वाडीलाल इंडस्ट्री, देखिए वाडीलाल इंडस्ट्री सर लास्ट वीक से ना बहुत चल चुका था, इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ रहा है। एक साइकिलिक पैटर्न से चलता है, एक पैराबोलिक पैटर्न से चलता है। वॉल्यूम भी आया था लास्ट वीक, एंड मुझे लगता है एक साइकिलिक जो पैटर्न है, साइकिलिक पैटर्न हमेशा जब जैसे ही होता है, लास्ट टाइम भी देखिए 7,000 के आसपास हाई लगा है, अभी एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास है। मुझे लगता है कि 5,400, 5,500 एक अच्छा जोन है। तो 5,700 अभी चल रहा है, यहाँ से अगर 200-300 पॉइंट अगर आपको नीचे मिलता है तो आप बाई ऑन डिप रखिए। और जिनके पास हायर टाइम फ्रेम में है तो आप एक बार होल्ड करके जाइए। कंपनी में फंडामेंटल ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार यहाँ पे वेट करना चाहिए। सेकंड स्टॉक सर आपने क्या वाला? वाडीलाल है सर इनके पास, और एक इन्होंने पूछा था सर रेफिक्स इंडस्ट्री, रेफेक्स राइट? इंडस्ट्रीज, और एक रेडिंगटन। हाँ, रेफिक्स में सर अभी 451 के आसपास चल रहा है। देखिए 465 एंड 470 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर 470 के ऊपर चलता है तो उस केस में आपको 550 एंड 600 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। इस जोन पे आपको बाई नहीं करना है, मुझे लगता है 440 एंड 455 आना चाहिए। और फंडामेंटल भी सर अच्छा कंपनी है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। ऑलमोस्ट प्रोमोटर होल्डिंग भी 53% है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रह सकते हो इस कंपनी में भी। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ सर आपसे, ये ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा, और वो है टाटा मोटर्स का। हमने पहले भी बातचीत करी है, आप इस पे बुलिश व्यू अपना शेयर कर चुके हैं। अभी 717 के आसपास, अभी क्या राय होगी जिसको फ्रेश खरीदना है? सर दिन भर इतना एनालिस्ट आते हैं, आप कैसे याद करके रखते हो सर आप? हाँ जी सर, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें बुलिश हूँ, एंड मेरा जो व्यू है, देखिए ऑल टाइम जो हाई था वहां से बहुत नीचे आ गया था, अभी एक रिकवरी मोड पे है। हर एक डीप में आपको लेना है, एवरेज करना है, इसमें टेंशन करने वाला कोई बात है ही नहीं। प्रॉफिट देखेंगे 28,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया। प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे 22, स्टॉक पी देखेंगे 11 के आसपास। इंडस्ट्री पी चल रहा है कहाँ पे? 22, उसका आधा चल रहा है स्टॉक का पी। मतलब अभी वैल्यूएशंस बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस के साथ है। मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशंस है। अगर आप फ्रेश बाय भी करना चाहते हो टाटा मोटर्स को, 717, 715 इज अ वेरी गुड जोन। आप नेक्स्ट 2 से 3 साल एक व्यू बनाइए, लेके चलिए। उस केस में आपको ऑल टाइम हाईस काउंटर पे आते हुए दिखेंगे। जैसे ही मैं बुलिश था जियो फाइनेंस के साथ, तो सेम काउंटर तो नहीं, अलग सेगमेंट है, लेकिन सेम मेरा व्यू टाटा मोटर्स पे भी रहेगा। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 620। और मुझे लगता है जो 1100 के आसपास ऑल टाइम हाई है, नेक्स्ट 1.5 से 2 सालों में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। तो 1180 का ऑल टाइम हाई था सर, 1189, वही मान के चले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, वही सर। और समय 1 से 1.5 साल पकड़े? यस सर, यस। तो 1180 का टारगेट हो गया, 620 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 1 से 1.5 साल का समय दे दीजिए, ऑल टाइम हाई आ जाएंगे टाटा मोटर्स में। हाँ जी। चलिए ठीक है, तो टाटा मोटर्स को आप हर गिरावट पर लोअर लेवल्स पे खरीदें। 717, 715 आपका टारगेट हो जाएगा ऑल टाइम हाई का। 1 से 1.5 साल में 1180 के आसपास का 620 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अच्छा सर, आपकी वो बात रही ना, ऐसी कितनी बातें आप याद रखते हैं। कुछ कुछ स्टॉक्स जहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं, और कुछ कुछ बातें सर, खासतौर पर जैसे आपने भी कहा था कि अदानी ग्रुप मुझे बहुत पसंद है,
किसी भी घटना से, किसी भी खराब खबर से, कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है उससे बहुत अच्छे तरीके से जम कर आते हैं, उभर कर निकल के आते हैं। तो वो बातें याद रह जाती हैं और कोई बात नहीं है। कोई एनालिस्ट ऐसे हैं जो बड़े वाइब्रेंट टारगेट्स दे देते हैं किसी स्टॉक को लेकर, वो भी स्टिक हो जाते हैं। तो उस लिहाज से सर काम ही यही है, दिन भर बात करना, लोगों के सवाल लेना, तो फिर थोड़ी थोड़ी बातें तो याद रह ही जाती है, पूरी नहीं। मैं तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें याद नहीं रख पाता, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें जो स्टिक हो जाती हैं सर, वो हमेशा के लिए फिर दिमाग में चिपक जाती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर, वैसे तो आपने बताई हैं जिन जिन स्टॉक्स में आपके पास हैं पोजीशंस, कोई जो रह गया हो वो भी शेयर कर दें। तो जो भी स्टॉक्स में मैंने बताया, बहुत सारे स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है और ऑलरेडी क्लाइंट को हमने बाई करवाया है कुछ दिन पहले ही। लेकिन हमारे पास कोई भी स्टॉक्स नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू।